हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे वीज़न है इसकी करंट अफेयर्स जो कि हमारी मई मंथ की है। तो काफ़ी टॉपिक हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अभी हम लोग इकॉनमी में देख रहे हैं, तो इकॉनमी की फर्स्ट लेसन आ चुकी है जिसमें कि दो इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। प्लीज़ उसे ज़रूर देख लीजिएगा। आई बटन पे मैं यहाँ पे लगा दूंगी, आप क्लिक करके देख सकते हो। स्टेट फाइनेंस और आरबीआई जो सरप्लस ट्रांसफ़र करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, इसके बारे में हमने डिटेल देखा था। आज इससे भी बहुत ही बेहतरीन एक आर्टिकल है जो कि अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। तो हर एक आस्पेक्ट देखने वाले आईएलओ की एक रिपोर्ट है जिसके द्वारा ये बताया गया है कि लास्ट 3 डिकेड्स में जो इस बार हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगार की जो स्थिति है हमारे देश में वो बहुत बद से बदतर है। तो क्यों है, क्या इसका निवारण हो सकता है, सरकार के द्वारा कुछ किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, और कैसे हम लोग इस पैंडेमिक के बाद जो है इस समस्या से उभर पाएंगे, क्योंकि हम लोग इतने ज़्यादा यूथ पॉपुलेशन है और आज की डेट में बेरोजगारी जो एकदम हाइट में है उससे कैसे टैकल कर सकते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। और इसी के साथ यहाँ पे लैंड बैंक्स के बारे में भी समझेंगे क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन इससे पहले एक क्वेश्चन देती हूँ जो कि प्रैक्टिस क्वेश्चन है। देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए मैं अलग से सीरीज़ आपके लिए लेकर आ रही हूँ। आई होप कि कल आपने वेस्ट एशिया मिडिल ईस्ट वाली जो भी क्वेश्चन थी 10-12 ईयर्स की, मैं इकट्ठे आप लोग के साथ डिस्कस की थी, तो उसे आप लोग ने देख लिया होगा। वैसे ही मैं प्रीवियस ईयर की जो है ना टॉपिक वाइज आप लोग के लिए अभी लेसन बना रही हूँ, तो वो आप लोग को देखने को मिलेगा। 2-2 3 दिन के बीच में जो है मैं आप लोग के साथ यहाँ पे शेयर करते रहूँगी। लेकिन उसके साथ जो है डेली बेसिस पे जो भी मैं पढ़ाती हूँ उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ पे फ्रेम करके आप लोग के साथ यहाँ पे डिस्कस करूँगी, तो आप लोग इसको कोशिश कीजिए ट्राई करने का। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू द 15 फाइनेंस कमीशन, क्योंकि कल हम लोग डिस्कस किए थे, तो इससे रिलेटेड करेक्ट आपको बतानी है। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि जो टर्म है 15 फाइनेंस कमीशन का वो 2 साल के लिए एक्सटेंड किया गया है रिसेंटली। सेकंड है कि ये जो रिकमेंडेशन है ये एप्लीकेबल होगा 6 ईयर्स के लिए, ना कि यहाँ पे 5 ईयर्स पीरियड के लिए। तो आपको बताना है कि इसमें से करेक्ट कौन से, फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, बोथ, या फिर नीदर। तो ये करंट अफेयर से रिलेटेड आपके लिए ये आपका एक क्वेश्चन हो गया, तो इसको आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में, फिर कल हम लोग जब डिस्कस करेंगे तो इससे रिलेटेड आंसर देख लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग थर्ड टॉपिक के साथ जो कि है अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। तो इंडिया की जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 7.11% से 2020 ईयर में ये आपका बढ़ चुका है। ये बताया जा रहा है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, जो कि कहा जा रहा है कि 3 डिकेड्स में सबसे हाईएस्ट है। इट मीन्स कि 30 साल में आप देखोगे कि इतना बेरोजगारी हमारे देश में कभी नहीं हुई थी, और ये आप भी फील कर रहे होगे, ये हर कोई फील करता है। क्योंकि कई बार आप देखो आज की डेट में इतनी दयनीय सिचुएशन हो चुकी है। मैं दयनीय इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं अपने अगल बगल भी ये सारी चीज़ें देख पा रही हूँ कि बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई, स्पेशली फॉर द वुमेन। क्योंकि देखिए, वुमेन के लिए एक तो बहुत कठिन होता है कि घर से बाहर निकल कर जॉब करना। जैसे मैं अपनी भी स्टोरी बता पाऊँ तो काफ़ी मेरे लिए भी प्रॉब्लम है कि मैं यहाँ पे सारा काम करते हुए एक जो है जॉब के लिए पढ़ाई करना, स्टडी करना, प्रिपेयर करना, फिर उसके बाद एक जॉब के लिए जाना, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। और इतने मुश्किल से जब ये मुकाम पे पहुँचो और उसके बाद आपको पता चले कि नहीं, अब सिचुएशन ऐसी नहीं है कि आपको जॉब में नहीं रख सकते, तो एक बहुत पेनफुल सिचुएशन हो जाता है कि फिर उस चीज़ से कैसे उभरे। तो हमारे देश की जो महिलाएं हैं, अभी हम लोग आगे देखेंगे कि आपको बहुत देखने को मिलेगा। साथ ही बहुत सारे ऐसे मेल पर्सन भी है जो कि उनकी जॉब चली गई, जो इनफॉर्मल सेक्टर्स में थे वो आज के डेट में बैठे हैं, उनके पास खाने के लिए 2 वक्त का खाना भी नहीं है, तो बहुत दयनीय स्थिति है। तो इसलिए इसको बेरोजगारी का टर्म कहा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। हम लोग ये चीज़ देख सकते हैं कि कोविड-19 क्राइसिस के बाद तो हमारी हड्डियां टूट चुकी है, लेकिन जो इकोनॉमिक ग्रोथ था ना वो पहले से भी बहुत धीरे धीरे हमारा स्लो हो चुका था। अनएम्प्लॉयमेंट की रेट जो है कोविड से भी पहले हमारे यहाँ जो है बहुत ज़्यादा थी, जो कि आप देख रहे थे कि कहा जा रहा था कि लास्ट 45 ईयर्स में इतना ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट नहीं था जितना अभी हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो ये सही था, और आज की डेट में जो कोविड-19 आया है तो इस चीज़ में जो है आपको देखने को मिलेगा, कहते हैं ना कि चाँद चार चाँद लग जाना, वही चीज़ है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट को और तेज़ी से बढ़ा देना। यहाँ पे आप देख सकते हो कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट किस तरीके से बढ़ते गया। 2018 में ये कहीं आपका 5% था, 2010 में आपका थोड़ा बढ़ा 6% के अराउंड आया, फिर ये हमारा 2019 में थोड़ा घट रहा था, लेकिन अचानक से कोविड-19 के कारण ये बढ़ चुका है, और ये और भी आपकी ये तीर और आगे जाएगी अगर इसको हम लोग 2021 कहेंगे तो, ठीक है। लेकिन फिर भी समझते हैं कि क्या रीज़न है, क्या ट्रेडिशनल ऐसी फैक्टर्स है जो कि आज की डेट में हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट जैसी चीज़ें यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। तो सबसे पहले आप लोग देखो कि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेगा एग्रीकल्चर सेक्टर में। इसका क्या मतलब हुआ, तो यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए कि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहने का क्या मतलब है। देखिए, खेत में, एग्रीकल्चर में खास करके इस चीज़ को देखने को मिलता है। यहाँ पे देखिए, ये जो आपका जोता जा रहा है, यहाँ पे 3 लोग हैं। एक लोग से भी हो सकता था ये काम, एक ही लोग का काम है, लेकिन फिर भी यहाँ पे कितने लोग हैं, तो 3 लोग हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ बेरोजगारी ज़्यादा है, लोगों के पास काम नहीं है। जो काम एक इंसान से हो सकता है उस काम में आप देखो 3 लोग
जुड़े हुए हैं, तो प्रोडक्टिविटी आप देखो कि इस 3 लोग के अकॉर्डिंग उतना प्रोडक्टिविटी नहीं निकल कर आएगा। जितना प्रोडक्टिविटी एक एक इंसान से निकल कर आएगा उतना ही आपका 3 इंसान से निकल कर आ रहा है। यानी कि ये जो 2 लोग यहाँ पे इंगेज्ड है वो फालतू का यहाँ पे काम कर रहे हैं, अपना सिर्फ टाइम को जो है ना किसी तरीके से काट रहे हैं। तो यही चीज़ आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि ये जो आप देखते हो कि पानी में जो इस तरीके का, आई थिंक ये राइस की यहाँ पे उपजाऊ होती है, तो इस तरीके का जो काम किया जाता है इसमें पूरे एक लाइन से जो है पूरी तरीके से महिलाएं इसमें काफ़ी ज़्यादा इंगेज रहती है। इतना की ज़रूरत नहीं है, बहुत कम की ज़रूरत होती है, लेकिन उससे डबल जो है लोग यहाँ पे काम करते हैं क्योंकि उनके पास काम ही नहीं है और काम नहीं है। तो इसको डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, जहाँ पे वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी जो है ना वो बहुत कम होती है जितना वो इंक्लूड होते हैं। तो मैं यहाँ पे कल आपको जो है ना अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जितने टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है उसकी लेसन मैं कल 11 बजे आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। तो एक आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। अभी तो आपको करंट अफेयर्स की सारी चीज़ें पता चल जाएगी, लेकिन स्टैटिक पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है इसका मेन डेफिनेशन क्या है, क्या कहा गया है और कितने टाइप्स के हैं, उसे आप कल 11 बजे देख लेना। तो पहली तो ये बात है। सेकंड है कि लेस फोकस है लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स में। हमारे यहाँ आप देखो कि लेदर है, टेक्सटाइल है, ये सारे जो सेक्टर्स हैं ना इसमें कम आपको जो है लेबर इंटेंसिव जो सेक्टर्स है इसमें कम से कम आपको देखने को मिलेगा कि फोकस किया जाता है। साथ ही हमारे यहाँ इकोनॉमिक स्लो डाउन है, सारी चीज़ें जो है फर्स्ट लॉकडाउन जब हुआ था लास्ट ईयर तो सारी चीज़ें बंद हो गई थी, जिसके कारण हमारी जो इकॉनमी ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा चुकी थी, -23। तो इतना नीचे आ चुका है, अभी भी हम लोग थोड़े थोड़े करके जो है उभर के आ रहे हैं। तो हमारे यहाँ इकोनॉमिक स्लो डाउन है, इसके वजह से भी जो है बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर की उस तरीके से ग्रोथ नहीं है। आप देखो कि लो इन्वेस्टमेंट किया जाता है हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। 3 सेक्टर इकॉनमी के होते हैं, जो कि सबसे पहला होता है एग्रीकल्चर सेक्टर, जिसमें कि ना चाह के भी लोग जो है ज़रूरत से ज़्यादा यहाँ पे भरे हुए हैं। फिर आता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जो कि हमारे यहाँ आज की डेट में थोड़ा सा यहाँ पे इसके ऊपर फोकस किया जा रहा है। और लास्ट आता है सर्विस सेक्टर, जिसमें कि सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होता है हमारे देश को, हमारे जीडीपी को, हमारे लोगों को, एम्प्लॉयमेंट्स भी यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। तो मेनली कहा जाता है कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है ना, जिस कंट्री की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अच्छी होती है, बूस्ट होती है, वो उस कंट्री में आप देखो कि अनएम्प्लॉयमेंट जैसी सिचुएशन नहीं अराइज होती है, इकोनॉमिक स्लो डाउन नहीं होता है, सब कुछ बेटर होता है। जैसे आप चाइना वगैरह का ले सकते हो, कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ का भी आप ले सकते हो। लेकिन हमारे यहाँ जो है ना इस चीज़ को बाईपास कर दिया गया, हम लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स पे ज़्यादा बूस्ट नहीं किए। हम लोग इसके वजह क्या सोचे कि चलो दूसरे देशों से इंपोर्ट करा लेते हैं, तो इंपोर्ट डिपेंडेंसी हमारी बढ़ गई काफ़ी देशों के ऊपर। जैसे आप देखो चाइना में 80% से ज़्यादा सामान जो है हम लोग चाइना से मंगाते हैं, क्योंकि हम लोग उसके ऊपर डिपेंडेंट हो गए। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स पे ध्यान दें तो आप समझ सकते हो कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हर एक जगह पे हर एक फील्ड में बहुत सारे लोगों की डिमांड होगी, बहुत सारे लोगों को जॉब मिलेगा इंडस्ट्री में वगैरह वगैरह जगह पे। तो उससे जो है लोग इस तरीके का बेरोजगार नहीं बैठेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे कि रिग्रेसिव सोशल नॉर्म्स है, जिसमें कि आप देखो कि जो विमेन है उनको यहाँ पे कंटिन्यूस एम्प्लॉयमेंट या फिर आप देखते हो कि उनको यहाँ पे रोका जाता है कि वो ज़्यादातर जो है काम नहीं कर सकती है। आप देखो जो अनमैरिड वेमेन होती है वो तो अपना जॉब में है तो वो कर सकती है। शादी के बाद आप देखते हो कि ज़्यादातर घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी वेमेन के ऊपर आती है। तो कई बार आप देखते हो कि ना चाह के भी वेमेन को जॉब छोड़ना पड़ता है उनको किसी एट द एक पॉइंट के बाद। तो ये चीज़ें देखने को मिलती है कि हमारा सोसाइटी ऐसा है ना कि जो वेमेन को रेस्ट्रिक्ट करता है, रोकता है कि आप इस फील्ड में आओ। साथ ही साथ रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है, जिस तरीके से हम लोग की पॉपुलेशन बढ़ते जा रही है। और एक लैंसेट रिपोर्ट के हिसाब से ये भी कहा गया है यूनाइटेड नेशन की कि 2027 में हम लोग मोस्ट पॉपुलस कंट्री होने वाले हैं। इट मीन्स कि हम लोग चाइना को भी सरपास कर देंगे यहाँ पे और सबसे मोस्ट पॉपुलस कंट्री बनेंगे। तो हमारे यहाँ जब इतनी ज़्यादा आबादी है तो उस हिसाब का हमारे यहाँ जॉब भी तो होना चाहिए ना। लोग बेरोजगार रहेंगे तो क्या क्या होगा, इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी आगे देखेंगे। साथ ही साथ लैक ऑफ वोकेशनल स्किल्स है। मेनली आप देखो कि जो भी आप ग्रेजुएशन में पढ़ते हो और जब आप जॉब करने आते हो तो उसका कोई ताल्लुक ही नहीं होता। जितने बच्चे इंजीनियरिंग करते हैं वो जो इंजीनियरिंग में करके निकलते हैं, जब वो फील्ड वर्क में आते हैं ना तो उनके पास वो स्किल नहीं होता है जो एक्चुअली ज़रूरत होती है, तो इसलिए वो रिजेक्ट हो जाते हैं, वहाँ तक पहुँच नहीं पाते। तो ये जो मिसमैच है ना ग्रेजुएशन के टाइम में जो हमें पढ़ाया जाता है और जो फील्ड वर्क में जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उसको वोकेशनल स्किल कहते हैं। और इस गैप को यहाँ पे फुलफिल करने की ज़रूरत है, जिससे कि आप देखो कि हर एक लेवल पे, मैं बीटेक का सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ बिकॉज आई पर्सनली ये चीज़ मैं फील कर चुकी हूँ। आप लोग भी ये कनेक्ट कर पाते होंगे कि 4 साल पता नहीं कैसे निकल जाता है कुछ भी मस्ती
मस्ती करते हुए, बट जब एक्चुअली फील्ड वर्क में आते हैं तो पता चलता है कि उन 4 साल में तो वो चीज़ सीखे नहीं, अलग से ट्रेनिंग करके सीख के जो है वहाँ काम करना पड़ता है। तो यही चीज़ आप समझ सकते हो कि कितना अच्छा होगा कि इंजीनियरिंग में उसी चीज़ की ट्रेनिंग दी जाए, उसी चीज़ की स्किल्स दी जाए जो कि एक्चुअली फील्ड वर्क में ज़रूरत है, बट अब तक ऐसा नहीं होता है। तो ये आपको सारे लेवल में देखने को मिलेगा, सारे फील्ड्स में देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ों की कमी होती है कि बच्चों में वैसा स्किल डेवलप नहीं हो पाता है जिससे कि वो उस तरीके के एग्ज़ाम निकल पाए या फिर उस तरीके का जॉब कर पाए, या फिर जॉब में जिस तरीके की स्किल की डिमांड में है उस तरीके का वो वहाँ पे कैच कर पाए। तो ये सारे बेसिकली आप देखो ना कि हमारे देश में ये ट्रेडिशनल फैक्टर्स है। कहने का मतलब है कि आज कुछ नया ये नहीं निकल कर आया है, ये काफ़ी सालों से यही चीज़ चलते आ रही है। और मेन हमारा रूट कॉज जो कहते हैं ना कि प्रॉब्लम किधर है, तो प्रॉब्लम इधर है, यहाँ पे ये सारी चीज़ों के ऊपर प्रॉब्लम है जो हमारे देश में चलते जा रही है। देखते हैं कैसे क्या होता है, बट इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो ये सारी बातें तो रही, लेकिन अब हम लोग देखते हैं कि कैसे कोविड-19 पैंडेमिक के बाद ये जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है हमारे देश में वो और ज़्यादा बढ़ चुका है। कैसे हुआ है? तो सबसे पहले आप देखो कि हमारे इकॉनमी में सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है, इवन यहाँ पे 90% से ज़्यादा जो इंटायर वर्कफोर्स जो काम करते हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर में करते हैं। अब डिफरेंस क्या है फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर के बीच में? तो देखिए, फॉर्मल सेक्टर वो होते हैं जहाँ पे एक टाइम फिक्स होता है कि 10 to 5 PM तक आपको काम करना है, जहाँ पे हॉलीडे फिक्स होता है कि आपको सैटरडे संडे काम नहीं करना है, जहाँ पे पेंशन भी फिक्स्ड होता है, जहाँ पे आप देखो कि सारी चीज़ें एक फैसिलिटी भी दी जाती है सोशल सिक्योरिटी को लेकर, और भी बहुत सारे फैसिलिटी दी जाती है। बट इनफॉर्मल सेक्टर में क्या है कि यहाँ पे ना ही टाइम फिक्स है, जितना ज़्यादा आप काम करोगे उतना ज़्यादा कमाओगे, ना ही कोई हॉलीडे है, इवन हॉलीडे में ज़्यादा काम करना पड़ता है। संडे में लोग मार्केट निकलते हैं तो इन लोग को और ज़्यादा संडे में काम करना पड़ता है। साथ ही साथ इनके लिए कोई सोशल सिक्योरिटी नॉर्म्स है नहीं, तो और कुछ भी इनको फैसिलिटी इस तरीके का नहीं मिलता है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आप देखो 90% से ज़्यादा लोग इसी सेक्टर में इंक्लूड है। और ये ऐसा है कि जो डेली कमाते हैं डेली खाते हैं। आज के डेट में लॉकडाउन होने के कारण, सारी चीज़ें बंद होने के कारण सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो देखने को मिला वो इनफॉर्मल सेक्टर्स को देखने को मिला। इसलिए हमारे यहाँ बेरोज़गारी ज़्यादा बढ़ गई। अगर फॉर्मल सेक्टर में इतने लोग होते ना तो आज के डेट में इतनी बेरोज़गारी नहीं होती, क्योंकि आप देखो कि फॉर्मल सेक्टर में काफ़ी कम ऐसे ऑफिस थे जो कि बंद रहे, बाकी सब कुछ काम कर रहे थे। फॉर्मल सेक्टर में आप देखो वर्क फ्रॉम होम भी होने लगा था, तो इसलिए इस तरीके से हमारे देश में प्रॉब्लम हुई। सेकंड जो यहाँ पे रीज़न है वो है लैक ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडेप्शन। आप देखो कि जो टेक्नोलॉजी का एडॉप्शन जो है हमारे देश में है वो बहुत कम है, बहुत तरीके का प्रॉब्लम देखने को मिला। एक तो वर्क फ्रॉम होम होने लगा तो उसमें किसी तरीके से लोग जो है सेकेंड वेव में किसी तरह टैकल कर पाए, फर्स्ट वेव में तो वो भी बहुत प्रॉब्लम अराइज हो गई थी। दूसरी चीज़ आप देखो कि स्कूल काफ़ी लंबे समय तक बंद है, कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे। उसके लिए कहा गया है कि ऑनलाइन स्कूल्स चलेंगे, जो जूम मीटिंग आपका होता है, उनका अपना खुद का एक क्लासेस होती है। तो कुछ बच्चों के पास मोबाइल फ़ोन नहीं है, कुछ बच्चों के पास जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, लड़कियों के पास मोबाइल फ़ोन नहीं है। तो ये सारी कुछ ऐसी समस्या है जिससे कि आप देखो कि हमारा टेक्नोलॉजी इतना एडवांस नहीं हुआ। इवन अगर हम लोग टीचर्स के पर्सपेक्टिव में देखें तो वो इतने कंफर्टेबल नहीं थे। उनका डेली का था कि स्कूल में आना है, वो ब्लैक बोर्ड और वाइट बोर्ड में पढ़ाना है और जाना है, लेकिन वो इस तरीके से कंफर्ट नहीं थे। जैसे कि आज आप देखो कि मैं इतने सालों से पढ़ा रही हूँ तो मैं आप लोग के सामने कंफर्टेबल हूँ, कुछ भी यहाँ पे जो भी टॉपिक होता है मैं अच्छे से डील कर पाती हूँ। बट वही मैं जब न्यू थी, पहली बार जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, मुझे आज भी याद है कि मैं कितनी बार उसको डिलीट की हूँ, मैं सेटिस्फाई नहीं हो पा रही थी। कभी कुछ प्रॉब्लम कभी कुछ प्रॉब्लम, तो वो सारी चीज़ें चलते रही। धीरे धीरे कर कर आज मैं जो है इतना सीख पाई हूँ। तो वही चीज़ है कि अचानक से जो टीचर्स होते हैं, और वो आप सोचो कि मैं तो यंग हूँ तो ये सारी चीज़ें जल्दी कैच कर लेती हूँ, बट जो उस एज में आ जाते हैं ना टीचर्स लोग, तो उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, जो कि टेक्नोलॉजी को इतना जल्दी अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं। तो ये तो मैं एक स्कूल का ही एक एग्जाम्पल दी हूँ, लेकिन आप समझ सकते हैं कि बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे थी ना जो हिट हो चुकी है, क्योंकि सारी बिजनेस को ऑनलाइन करना और सारे लोगों को वो ऑनलाइन सिस्टम समझना, ये थोड़ा सा हर्डल्स का बात था। साथ ही साथ आप देखो कि सप्लाई चेन डिसरप्ट हो गई, जो यहाँ पे सप्लाई और डिमांड का जो हमारा फंडा था हमारे कंट्री में, वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट किया है। कुछ ऐसी सेक्टर है जिसमें कि फार्मास्यूटिकल हो गई, ऑटोमोबाइल्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई, ये तो बहुत लेस कॉन्फिडेंट में आ गई। यानी कि यहाँ पे आप देखो कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसी इसी फील्ड में देखने को मिला। साथ ही ले ऑफ हो गया एमएसएमई सेक्टर्स में, जो मीडियम स्मॉल माइक्रो माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस थे, जो कि छोटे छोटे बिजनेस थे, यहाँ पे लघु उद्योग इसे कहते हैं, यहाँ से लोग जो है ना छोड़ छोड़ के जाने लगे, क्योंकि उनका डिमांड ही नहीं हो पा रहा था, चीज़ों की डिमांड नहीं हो पा रही थी, उनको कुछ यहाँ पे मुनाफा नहीं मिल पा रहा था, उनका सामान यहाँ पे नहीं बिक पा रहा था, जिसकी वजह से एमएसएमई सेक्टर्स में जितने भी बिजनेस थे वो बंद होने लगे। साथ ही साथ जो है फॉल बैक देखने को मिला वुमेंस के लिए। आप देखो कि बहुत सारे छोटे छोटे बिजनेसेस यहाँ पे बंद हो गए, और डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वुमेन की बढ़ गई, क्योंकि सारे लोग घर पे थे, सबका ख्याल रखना, इवन घर में जो मम्मी पापा होते हैं, हस्बैंड हो गए या फिर बच्चे हो गए, तो सबका ख्याल रखने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो वुमेन के ऊपर ज़्यादा आ जाता है। एक तो था कि हाँ चलो जितना काम
करना है उतना तो करना ही है, लेकिन एक एक्स्ट्रा केयर भी ऐड ऑन हो गया। जैसे मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई थी कि एक तो 2 टाइम आपको काढ़ा पीना है, फिर उसके बाद हल्दी दूध पीनी है, फिर उसके बाद सबको वेपर देना है। तो बहुत तरीके की जो एक्स्ट्रा काम थी वो यहाँ पे बढ़ गई। सब्जी ला रहे हैं, कुछ भी ला रहे हैं तो उसको प्रॉपर सैनिटाइज़ कीजिए, उसको धोइए। तो ये सारा काम जो है ना एक्स्ट्रा एक बर्डन बढ़ चुका था, और ये किसके पल्ले में आ गया था? तो ये हम जैसे विमेन के पल्ले में आ चुका था। इसी में बताया जा रहा है कि जो परमानेंट जॉब लॉस देखने को मिला विमेन का, तो ये 47% तक ऐसी महिलाएं थी जो कि हमेशा के लिए अपनी जॉब खो चुकी है इस लॉकडाउन के कारण, और ना ही रिटर्न हो रही है। एट द एंड ऑफ द 2020 में ये देखने को मिला कि काफ़ी ऐसी विमेन है जो कि अपने काम पर भी वापस नहीं लौटी है। तो ये ट्रू है। जैसे कि आप देख सकते हो कि मेरे घर के बगल में एक ब्यूटी पार्लर था, वहाँ पे 3 महिलाएं काम करती थी। वो सिंगल मदर थी और उनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी और उनके बच्चे थे। वो सोचो कि ब्यूटी पार्लर में काम कर करके अपने बच्चों को पढ़ाती थी, पाल रही थी। लेकिन अभी क्या है कि सब कुछ बंद था फर्स्ट लॉकडाउन से, और उनकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। इवन उनके पास खाने तक के पैसे नहीं बचे थे। तो इस तरीके की सिचुएशन मैं अपने आँखों से देखी हूँ, तो ऐसा हुआ है। मेरे घर में जो मेड थी, मैं फर्स्ट लॉकडाउन के बाद ही उन्हें घर पे आने से मना कर दी थी। तो अभी तक मैं वापस से उनको नहीं रखी हूँ, लेकिन फिर भी हर मंथ उनको पैसे देती हूँ, जस्ट बिकॉज़ क्योंकि उन लोगों की हमारे ही ऊपर से वो चलता था, हम ही लोग उनको इनकम देते थे। तो फिर अगर हम लोग इनकम नहीं दे, एक तो उनके पास काम नहीं है, ऊपर से उनके पास पैसे नहीं है, तो ऐसे लोग जिएंगे कैसे? तो वही बात होती है कि मैं अपने आँख से भी देख रही हूँ कि कितने वुमेन की स्थिति जो है वो ख़राब हो रही है। साथ ही साथ आप देखो कि यहाँ पे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है एग्रीकल्चर में। जितने लोगों की ज़रूरत नहीं है उससे ज़्यादा भरे पड़े, और ऐसा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि आप देखो कि रिवर्स माइग्रेशन कहने का मतलब है कि जितने लोग जहाँ जहाँ काम कर रहे थे, वो सब लोग जो है लॉकडाउन के कारण अपने गांव वापस लौट गए। गांव वापस लौटते हैं तो बेसिकली लोगों का अपना खेती बाड़ी होता है जिसको वो संभालते हैं। तो खेती में वो इंक्लूड हुए, तो जहाँ 2 लोग काम कर रहे थे वहाँ 4 लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है काम करने का। साथ ही जॉब लॉस जो है ना वो सिर्फ हमारे ही देश के लोग नहीं हुआ है, जो बाहर हमारे इंडियन डायस्पोरा थे, जैसे इंडियन सिटीजन्स है लेकिन बाहर रहकर अगर वो काम कर रहे हैं तो उनके लिए भी यहाँ पे जॉब लॉस हो गया। क्योंकि आप देखो, ये आपको बताना है कि हम लोग अपने इंडियन सिटीजन्स को वापस लाने के लिए, विदेशों से हम लोग अपने देश में वापस लाने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था। उस ऑपरेशन का नाम बताइएगा। मैं नेक्स्ट लेसन में इसके बारे में डिस्कस करूंगी। देखिए, रिवीजन करते रहिए क्योंकि अब ये प्रीलिम्स आपके माथे पे आ चुका है, ठीक है? तो ये एकदम आपके सर पे है और इसको अब आपको एकदम लाइटली नहीं लेना है। तो इंडियन डायस्पोरा जो है उनकी भी जॉब लॉस हो गई। 5 लाख जो ऐसे लोग हैं जिसको इंडिया रिटर्न किया गया है मिडिल ईस्ट कंट्री से, और वो भी कुवैत, सऊदी अरेबिया, ओमान, कतर और बहरीन है, जिसमें ये देखने को मिला है कि वो ऑयल डिपेंडेंट ही वहाँ पे, ये सारे कंट्रीज़ जितने भी वेस्ट एशिया है ना, वो ऑयल से ही उनकी देश चलती है। ऑयल ख़त्म तो उनका काम ख़त्म, इस तरीके का आप समझ सकते हो। तो ऑयल पे ही है, और जितने हमारे देश के लोग यहाँ पे गए हैं वेस्ट एशिया में, तो वो काफ़ी ज़्यादा कमाते हैं, वहाँ से कमाते हैं अच्छा खासा। वो हमारे देश में रेमिटांस भी भेजते हैं, यानी कि एक इनकम भी भेजते हैं अपने घर वालों को यहाँ पे। तो उससे हमारे यहाँ जो है ना एक फॉरेक्स रिजर्व भी बढ़ता है, हमारे यहाँ रेमिटांस भी अच्छा खासा आ जाता है। साथ ही साथ आप देखो कि उनको जॉब भी मिलता है। तो इतने सारे लोगों को हम लोग वापस लेकर आए, और आज की डेट में इनके पास कोई भी काम नहीं है। तो इस कारण भी जो है हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट की रेशियो बहुत ज़्यादा बढ़ते गई है। तो ये तो देख लिए कि क्या क्या कारण है, जेन्युइन कारण है। कोविड-19 के पहले क्या था, कोविड-19 के बाद क्या था। 2 कारण है जिसकी वजह से हमारे देश में इतना भयानक बेरोजगारी आ चुका है। साथ ही अब देखते हैं कि ठीक है, जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ते जा रही है तो उससे होगा क्या? इससे यही होगा कि यानी कि जब हम कमाते हैं, जैसे आप देखो कि मैं आपको यहाँ पे लेसन दे रही हूँ, तो यूट्यूब से मुझे हर महीने कुछ ना कुछ इनकम मिल जाता है। जब मुझे कुछ इनकम मिल जाता है तो जिस तरीके से इनकम आती है उस तरीके से मेरी डिमांड होती है कि मैं ठीक है ये भी खरीदूँ, अपने घर वालों के लिए ये भी दे दूँ, ये भी फैसिलिटी ले लूँ। तो ये इस तरीके से क्या होता है कि मेरे हाथ में कुछ पैसे, तो मैं उसको खर्च कर पाती हूँ, यानी कि मेरी डिमांड बढ़ रहे हैं और मैं खरीद रही हूँ। तो यानी कि हमारे देश में जो है इस तरीके का डिमांड सप्लाई की जो प्रिंसिपल है वो मेंटेन है। लेकिन आप समझो कि कल को मेरे को यहाँ पे यूट्यूब से कुछ अर्निंग भी ना मिले तो क्या होगा? मेरे हाथ में पैसे नहीं होंगे, तो पैसे नहीं होंगे तो मैं डिमांड नहीं कर सकती, मैं कुछ परचेज़ नहीं कर सकती, कहीं ना कहीं कॉम्पो करूँगी। तो इससे क्या होगा? इकोनॉमिक डिमांड जो है वो घट जाएगा। तो आप देखो कि बहुत सारे घर यहाँ पे बर्बाद हो रहे हैं। नेचुरली जो है यहाँ पे कंज्यूमर का जो डिमांड है वो कम होते जा रहा है, जिसकी वजह से हमारी इंडिया की जो जीडीपी है, इट मीन्स कि मेरी डिमांड कम हो जा रही है। तो यानी कि मैं कुछ खरीद नहीं रही हूँ, इसका मतलब है कि देश में प्रोडक्शन नहीं होगा, क्योंकि लोग को डिमांड कम हो गया, लोगों के पास पैसे नहीं है तो खरीदेंगे क्या? खरीदेंगे नहीं तो यहाँ पे प्रोडक्शन किस चीज़ का होगा? तो ऑब्वियस है कि जो जीडीपी होती है वो यहाँ पे हमारा कम हो चुका है। 7.3% बताया जा रहा है, ये 2021 का है, ठीक है? साथ ही साथ आप देखो कि पैसे नहीं होने से गरीबी बढ़ जाएगा। इसमें ये बताया गया है कि कोविड-19 को देखते हुए 230 मिलियन इंडियंस जो है वो अपने गरीबी में, उनको गरीबी में ठेल दिया गया है।
और साथ ही साथ आप देखो कि यहाँ पे पुअरेस्ट 20% जो हाउस होल्ड है वो अपने इंटायर इनकम को लास्ट ईयर में जो है वो खो चुके हैं। तो इतना भी कहा जा रहा है कि गरीबी जो है हमारे देश में आगे और ज़्यादा बढ़ चुकी है। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि अच्छा खासा कमा कर अपने स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को बढ़ाकर वो गरीबी रेखा से बाहर आए थे, बीपीएल से एपीएल में आए थे। बट फिर भी आप देखो कि इस बार ऐसा हुआ है कि लोग बीपीएल में वापस से चले गए हैं। तो इससे क्या होगा कि और भी हमारे देश में जो है ये गरीबी बढ़ेगी। साथ ही आप देखो कि लोगों के पास अगर पैसे नहीं होते तो लोग यहाँ पे मजबूरन क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। आप देखो कि जो जितने लोग हैं जैसे चेन स्नैच करते हैं, मोबाइल आपका छीन के चले जाते हैं, तो वो क्यों करते हैं? क्योंकि उनके पास पैसे की कमी है, ठीक है। सोशल क्राइम्स बहुत बढ़ जाता है। जॉब नहीं होने के कारण आप देखो डोमेस्टिक वायलेंस है, क्योंकि एक स्ट्रेस है, टेंशन का कारण है घर पे आप देखो आज की डेट में जो है हस्बैंड वाइफ बहुत ज़्यादा रह रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि वो लोग लड़ेंगे ही। तो डोमेस्टिक वायलेंस जो है ये केसेस ज़्यादा देखने को मिला। चाइल्ड अब्यूज़ हो रहे हैं, बच्चों के साथ जो है यहाँ पे मारपीट या फिर गाली गलौज इस तरीके का हरकत हो रहा है। वायलेंस आप देखो कि LGBTQ पीपल्स जो होते हैं यहाँ पे लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, इन इस तरीके के लोगों के कारण का साथ जो है ना ऐसे भी बुरा बर्ताव किया जाता है और ज़्यादा बुरा बर्ताव किया जा रहा है। जो बूढ़े लोग हैं, ये सारी चीज़ें जो आप देखो कि कुछ ऐसे हमारे लोग हैं ना जिनके साथ यहाँ पे बुरा होते जा रहा है, जस्ट बिकॉज क्योंकि क्राइम बढ़ते जा रहा है, जस्ट बिकॉज क्योंकि यहाँ पे बेरोजगारी है। साथ ही साथ आप देखो कि जो नंबर ऑफ रिपोर्टेड डोमेस्टिक वायलेंस केस है वो 14.3% से बढ़ चुका है। फिनेंशियल फ्रॉड देखने को मिल रहा है, पैसे को लेकर आप लूटपाट देख रहे हो। आज की डेट में आप देखो कि इतना ज़्यादा फ्रॉड चल चुका है। इट मीन्स कि डिजिटल पेमेंट के में भी आप देख सकते हो कि बहुत तरीके से लोग जो है लूट रहे हैं। कुछ लोग जो है इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं कि मेरे घर में ये हो गया, वो हो गया, कुछ पैसे दे दो, वैसे लूट रहे हैं। कुछ आप लोग देख रहे हो कि साइबर क्राइम बढ़ते जा रहा है। आप किसी भी तरीके से जो चोर उचक्के हैं वो आपके एटीएम को जो है क्लोन कर रहे हैं, वो आपका किसी भी तरीके से जो है डिजिटल जहाँ पे भी आप डेटा अपना रखे उसको आपका जो है वो फेच किया जा रहा है, जिससे कि आपके अकाउंट को खाली किया जा सके। साथ ही आप जानते हो कि डार्क वेव चल रहा है। डार्क वेव यानी कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि एक ऐसा आपका नेटवर्क है जो कि एक स्पेशल सॉफ्टवेयर से ही चलता है, और ये सॉफ्टवेयर को हम लोग टॉर कहते हैं, ठीक है, जिससे कि आप लोग डार्क वेब को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा जगह है जहाँ पे इलीगल जो है आपका सेल एंड परचेज होता है, इलीगल एक्टिविटीज़ यहाँ पे होती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आज की डेट में ये सारे वेबसाइट तक रीच कर पा रहे हैं, ये सारा काम कर पा रहे हैं, साइबर क्राइम में इंक्लूड है। क्यों है? क्योंकि उनके पास पैसे की कमी है, उनके पास कोई भी तरीके का जो है जॉब नहीं है। साथ ही लिमिटेड ऑपरेटिव देखने को मिलता है जस्टिस सिस्टम का। आप देखो फर्स्ट फेज़ में जो था वो हमारा पूरा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तो बंद हो गया। सेकंड फेज़ में किसी तरीके से ऑनलाइन काम हो पा रहा है, क्योंकि मैं भी ऑनलाइन काम कर पा रही हूँ। तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि चलो थोड़ा बहुत जो केसेस है ना वो डिस्पैच हो रहे हैं इस सेकंड टाइम में भी। सेकंड फेज़ में हमारा कोई भी कोर्ट बंद नहीं हुआ था, ऑनलाइन काम स्टार्ट हो गया था। तो आप देखते हो कि जुडिशियल सिस्टम भी हमारे यहाँ बहुत स्लो है, इतना स्लो है कि मत पूछिए, उससे तेज़ तो मुझे लगता है कछुआ भाग जाए। तो इतनी स्लो है यहाँ पे। तो ये सारी कुछ रीज़न है जो कि देखने को मिलता है कि जिससे प्रॉब्लम और अराइज हो रहा है। साथ ही आप देखो कि डेमोग्राफिक जो हमारा पोटेंशियल है वो लॉस हो रहा है। डेमोग्राफिक पोटेंशियल कहने का मतलब है कि जितने टोटल पॉपुलेशन है हमारे यहाँ, मान लीजिए कि 100 लोग हैं, 100 लोग में अगर 80 पीपल्स हमारे यहाँ यूथ है, तो इसको हम लोग कहेंगे कि हमारे यहाँ जो है डेमोग्राफिक डिविडेंड ज़्यादा है। डेमोग्राफिक डिविडेंड कहने का मतलब है कि हमारे यहाँ यूथ पॉपुलेशन है, यानी कि एक्टिव पॉपुलेशन है, यानी कि यहाँ पे 15 से लेकर 59 ईयर्स तक के लोग हैं जो कि यहाँ पे काम करते हैं। यहाँ ये एक ऐसा एज होता है ना जहाँ पे आप कमाते हो, अर्न करते हो, फिजिकल एक्टिविटी करके अर्न करते हो। 15 ईयर्स से पहले तो आपके पास बुद्धि नहीं होता, 59 ईयर्स के बाद जो है आपके पास शरीर नहीं होगा, आपका शरीर साथ छोड़ देगा। तो ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है। साथ ही लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट के द्वारा अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो एक डेटा यहाँ पे सजेस्ट किया गया है कि जो यहाँ पे हमारी डेमोग्राफिक पोटेंशियल है ना वो डिक्रीज़ हो चुकी है। पहले ये 40% था, उसके बाद आप देखो कि सॉरी ये 43% था, और इसके बाद ये जो है 40% तक ये डिक्रीज़ होते जा रही है। यानी लोग जो है ना अनएम्प्लॉयड है, यानी कि उनको काम नहीं मिल पा रहा, वो काम नहीं कर रहे, तो बैठे बिठाए जो है बीमारी को इन्वाइट कर रहे हैं, और फिर उसके बाद जो है उनकी हालत ख़राब हो रही है। फिर उसके बाद न्यूट्रिशनल डेफिसिट आप देखो, ये चीज़ें आप लोग बहुत अच्छे तरीके से लिंक कर सकते हो जब आप प्रिपेयर कर रहे हो किसी भी एग्ज़ाम की, और बाहर रह रहे हो, पीजी में रह रहे हो या हॉस्टल में रह रहे हो, तो आप इस चीज़ पे डिपेंड इस चीज़ को बहुत अच्छे फील कर सकते हो कि मंथ एंड जब आता है तो आपके पास पैसे कम होता है, और फिर आपको लगता है कि बस कुछ भी जो है सस्ते में खा ले, उसके उस समय जो है आप न्यूट्रिशन पे ध्यान नहीं देते हो। वैसे भी बहुत सारे लोग हैं जो कि न्यूट्रिशन पे ध्यान नहीं दे पाते, और आज की डेट में जब लोगों के पास पैसे कम है, इनकम कम है, तो लोग सिर्फ पेट भरने के बारे में सोचते हैं, ना कि हेल्थ का ध्यान रखने के बारे में सोचते हैं। ये बात भी सच है। साथ ही आप देखो जेंडर गैप बढ़ते जा रहा है। जिस तरीके से लेबर मार्केट में विमेन जो है लेबर मार्केट से छोड़ते जा रही है,
तो एक जेंडर गैप देखने को मिलेगा कि वापस से एक ऐसा सिचुएशन आ जाएगा जब हमारे यहाँ जो है जॉब में सिर्फ मेल पर्सन देखने को मिलेंगे, फीमेल की कंट्रीब्यूशन बहुत कम होगी। बहुत मुश्किल से तो ये चीज़ें बढ़ रही थी, जेंडर इक्वालिटी की बातें हम लोग कर रहे थे, बट फिर से ये हम लोग वहीं आके रुक गए हैं जो पहले था, यानी कि जॉब में सिर्फ मेल पर्सन है, घर में सिर्फ फीमेल है। साथ ही इनइक्वालिटीज़ बढ़ती जा रही है। ऑब्वियस है, ऑक्सफैम रिपोर्ट के द्वारा ये हाईलाइट किया गया है कि इतने ज़्यादा जो बेरोजगारी के कारण क्या हो रहा है कि जो वेल्थ ऑफ बिलियनियर्स है, यानी कि आप देखो जैसे टाटा, अडानी, ये सब जो है ना, इनकी पैसे तो बराबर बढ़ते गए। आप जानते हो कि एलॉन मस्क जो है इस बार टॉप में आ चुके हैं, वो सबसे अमीर आदमी में। और ये लॉकडाउन से ऐसे लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ है, जो अमीर है वो और अमीर बनते गए हैं, जो गरीब है वो बिल्कुल भी गरीब होते गए हैं। तो ये चीज़ों का फासला भी आपको देखने को मिला, जो कि इनइक्वालिटीज़ हमारे देश में और बढ़ती गई। तो ये कुछ ऐसे इम्प्लीकेशन है जो कि अनएम्प्लॉयमेंट के कारण देखने को मिला है कोविड-19 में। लेकिन सरकार अपने हाथ पे हाथ धर के तो बैठती नहीं है, हमारी सरकार कुछ ना कुछ हमेशा काम करती है। तो क्या क्या ऐसा मेजर्स है जो कि सरकार के द्वारा लिया गया है? सॉरी, सबसे पहले फिजिकल और इनकम सपोर्ट दिया गया है हमारे सरकार के द्वारा। आप देखो कि लास्ट ईयर एक इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज लाया गया, अनाउंस किया गया है। कैसे? तो इसमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज लाया गया, जिसमें कि जितने भी गरीब लोग हैं जिनको खाना नहीं मिल पा रहा है, जिनको कोई काम नहीं मिल पा रहा है, तो एटलीस्ट उनकी पेट भर सके, उसके लिए यहाँ पे कुछ जो है एक आत्मनिर्भर पैकेज लाया गया है। सर मोदी जी के द्वारा ये कहा गया कि अब हमें जो है सेल्फ रिलायंट बनना होगा, क्योंकि इस लॉकडाउन ने हमारी आंखें खोल दी, जहाँ पे सप्लाई चेन पूरी तरीके से डिसरप्ट हो गई। हम लोग जितने दूसरे कंट्री में डिपेंडेंट थे, वो सारा सामान हमारे पास नहीं आ पाया, तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पे परेशान हुए। लेकिन वही चीज़ है कि अब हम लोग को दूसरे कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है, हम लोग को खुद ही अपने ऊपर जो है आत्मनिर्भर होना है। तो आप लोग को भी खुद को आत्मनिर्भर बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो कि कहा जा रहा है कि इंडियन रुपीज़ में 20 ट्रिलियन तक का रखा गया है, जिसमें ये कहा गया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में जितने भी अमाउंट रखे गए हैं वो 10% जो है जीडीपी का होगा, जिससे कि हमारी जो लोगों की लाइवलीहुड है, जो दिनचर्या है, वो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट को यहाँ पे बैलेंस कर पाएंगे। साथ ही इनकम को सपोर्ट करने के लिए, अगर आप लोग फीमेल हो और जन धन में आपका अकाउंट है, तो ये चीज़ आपको पता होगा कि फ़ीमेल को यहाँ पे 500 रुपीज़ पर मंथ जो है 3 महीने तक का दिया गया था। साथ ही यहाँ पे एलोकेशन जो मनरेगा में है, यानी कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है, तो यहाँ पे जो एलोकेशन है, पैसे यहाँ पे बढ़ाए गए, यानी कि 40,000 करोड़ तक का रखा गया, जिसके थ्रू आप देखो वेजेस बढ़ाए गए। ऑब्वियस है कि पहले यहाँ पे 180 रुपीज़ पर डे के हिसाब से दिया जाता था, 22 रुपीज़ बढ़े हैं, जिसमें कि आप देखो कि यहाँ पे 202 रुपीज़ जो है आज के डेट में पर डे के हिसाब से दिया जाता है। साथ ही साथ आप देखें तो गरीब कल्याण रोजगार अभियान में ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया गया। 116 जो मोस्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट थे कुछ सेलेक्टेड एरियाज़ में, तो वहाँ पे जो है माइग्रेंट वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट में बूस्ट किया गया, कि उनको जो वापस आए थे उनको यहाँ पे जॉब दिया गया। साथ ही अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस अगर हम लोग देखें तो अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना है, जिसमें कि 25% तक का जो सैलरी था उसको यहाँ पे एवरेज सैलरी जो है उसको 50% तक बढ़ाया गया। तो ये भी चीज़ें ध्यान रखनी है। तो कुछ यहाँ पे पैसे के रूप में मदद की गई, कुछ इनकम के रूप में मदद की गई, जिससे कि जो गरीब लोग हैं उनको थोड़ा सा जो है हेल्प मिल सके। पेंशन फंड, टैक्स सपोर्ट और क्रेडिट में अगर हम लोग देखें तो कुछ सपोर्ट यहाँ पे फॉर्मल सेक्टर्स वर्कर्स को और एम्प्लॉयर्स को दिया गया है। तो ये कैसे दिया गया है? उनको पेमेंट करके, यानी कि आप देखो कि पहले जो ईपीएफ में, यानी कि एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड में जो 12% यहाँ पे कटता था, तो अब उसको घटा के 10% कर दिया गया है, और 2% जो है ये कैश के फॉर्म में उनको इनकम के साथ उनके हाथ में दिया जा रहा है, जिससे कि लोगों के पास जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हो तो उनकी डिमांड बढ़ेगी, वो चीज़ें खरीदेंगे। रिलीफ मेजर्स भी काफ़ी राज्यों के द्वारा यहाँ पे दिया गया। फॉर एग्जांपल अगर बिहार की बात करें तो सेंट्रल कंट्रीब्यूशंस जो स्टेट रिसोर्सेज के साथ था, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत जो है लोगों को यहाँ पे फ्री में जो है अन्य अनाज दिया गया है। तमिलनाडु की बात करें तो उनके द्वारा 4,000 हैंड आउट पर राशन दिया गया, हाथों हाथ यहाँ पे राशन कार्ड दिया गया है। साथ ही केरल की बात करें तो फ्री यहाँ पे फूड किट यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, वैसे फैमिलीज़ में जो जहाँ पे कोई भी खाने का प्रावधान नहीं था और कोई भी फैमिली यहाँ पे भूखे ना रहे, ऐसा केरल का यहाँ पे एक ये मुहिम चलाया गया। साथ ही ऑनलाइन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट सर्विस की अगर बात करें तो बहुत सारी सर्विसेज जो कि वर्कर्स के लिए है, जो ऐसे वर्कर्स के लिए जो कि अगर रोज़गार चाह रहे हैं और वो ऑनलाइन मूव होना चाह रहे हैं, तो उनके लिए भी है। जैसे नेशनल कैरियर सर्विस है, ये इंडिया का पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एजेंसी है जो कि वर्क फ्रॉम होम को इंक्रेज किए और बहुत सारे ऑनलाइन ऑप्शन यहाँ पे लेकर आए, जिससे कि लोग जो है ना घर बैठे काम कर सकते हैं। साथ ही सारे जॉब फेयर्स और इवेंट जो है वो भी ऑनलाइन हो गए थे। तो इससे आप लोग देखो कि जॉब सीकर है और जो सच में काम करने वाले एम्प्लॉयर्स हैं, उनके बीच में जो डिस्टेंस था उसको कम करने का कोशिश किया गया।
साथ ही साथ अदर सर्विसेज भी देखे, जैसे कि ऑनलाइन ट्रेनिंग देने की बात की गई। जो जॉब सीकर है, जो कि जॉब करना चाहते हैं, ऑनलाइन करना चाहते हैं, तो उनके लिए जॉब सीकर्स के लिए यहाँ पे ऑनलाइन ट्रेनिंग दी गई। वीडियो प्रोफाइल बनाया गया, साथ ही ऑनलाइन कैरियर काउंसलिंग की गई, जो कि पूरी तरीके से फ्री ऑफ चार्जेस थी। तो ये कुछ ऐसे सरकार के द्वारा मुहिम लाया गया जिससे कि काफ़ी लोगों को फ़ायदा भी हुआ। वे फॉरवर्ड में देखें कि यहाँ पे क्या करना चाहिए, तो हम लोग को यहाँ पे कोविड से ज़रूर सीखने की ज़रूरत है कि हम लोग को कुछ ऐसा सॉल्यूशन लाना चाहिए जो कि लॉन्ग टर्म के लिए हो। ये एक ऐसा प्रॉब्लम है ना, कहते हैं ना कि प्रॉब्लम ही आपको एक अच्छा बेहतर इंसान बनाता है। अगर आपके लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है तो इट मीन्स कि आप कुछ नया नहीं सीख पा रहे। तो प्रॉब्लम से घबराने का नहीं होता है, प्रॉब्लम्स को आप लोग को डट के सामना करना है और हमेशा सोचना है कि इस प्रॉब्लम से आपका सोल्यूशन क्या होगा। तो कोविड-19 में काफ़ी लोगों की ज़िंदगी बदल के रख दी है। तो इस तरीके से हम लोग को देश को भी समझना होगा कि हमारा देश कहाँ जा रहा है और क्या हम लोग यहाँ पे बेहतर कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म मेजर्स क्या-क्या लिया गया, तो सबसे पहले शॉर्ट टर्म मेजर्स क्या-क्या लेना चाहिए। तो सबसे पहले जो इस तरीके का अनएम्प्लॉयमेंट है, उसको इस तरीके के डिस्ट्रेस को बाहर निकालना है। क्योंकि देखिए आज की डेट में बेरोज़गारी एक सबसे बड़ा टेंशन का कारण है, जिसके कारण आप देखो बहुत सारे बच्चे जो है ना डिप्रेस्ड हो जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं आज के डेट में। ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है, जो कि आंकड़ा बढ़ते जा रहा है। क्यों? क्योंकि रोज़गार ऐसा नहीं है कि लोग यहाँ पे मेहनती नहीं है, बच्चे मेहनती नहीं है, सारे बच्चे मेहनती होते हैं, सब अपने स्तर पर बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन रिज़ल्ट जितना सीट निकला है उतनी ही ना रिज़ल्ट होगा। बाकी इसका मतलब क्या, जो जितने बच्चे यहाँ पे जो है इंटरव्यू तक पहुँच जाते हैं वो क्या फालतू है? नहीं, सारे बच्चे वहाँ तक पहुँचे तो वो सारे टैलेंटेड हैं और वो सारे ऑफिसर होते हैं। लेकिन बात वही होता है कि जितना सीट है उतनी ही यहाँ पे रिक्रूट किया जाएगा, बाकी लोग डिप्रेस्ड हो जाते हैं। तो देखिए अनएम्प्लॉयमेंट जो है ना, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता और इससे आप लोग देखो कि बहुत ज़्यादा जो है हमारे देश में प्रॉब्लम निकल कर आएगा और हमारी जो यूथ पॉपुलेशन है उसका ध्यान रखना ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही एक पायलट प्रोजेक्ट यहाँ पे अर्बन एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम का लॉन्च करने की ज़रूरत है। वैसे राज्यों में, वैसे ज़िलों में जहाँ पे बहुत ज़्यादा बुरा स्थिति हो चुका है, और विमेन वर्कर्स पे भी फोकस करने की ज़रूरत है। क्योंकि आप देखो महिलाएं जो होती है, एक तो उनके पास अगर पैसे नहीं है, पुअर फैमिली से आ रही है, तो वो यहाँ पे आप देखो कि मेड का काम करती है, कुक का काम करती है, ब्यूटी पार्लर में आप देखो कि वो लोग काम करती है, जिससे कि उनका जो है घर चल सके, कुछ पैसे उनको मिल सके। तो वैसी महिलाओं पे ज़रूर फोकस करने की ज़रूरत है। साथ ही लार्ज इंटरप्राइजेस को भी प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। जो छोटे छोटे लघु लघु उद्योग होते हैं ना, वो ज़्यादा वल्नरेबल है। एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत है जिससे कि जो ये सारे इंटरप्राइजेस है ना, वो बैंकरप्ट होने से बच सके। यानी कि आज के डेट में बिजनेस जो है बहुत ज़्यादा घाटे में जा चुकी है, बहुत ज़्यादा जो है डेट में जा चुका है, कर्ज में जा चुका है। तो एटलीस्ट उन सारे सिचुएशन से हम लोग उभार सके, ठीक है। और जो लेबर मार्केट का इम्पैक्ट है वो फर्दर जो है हम लोग यहाँ पे कम कर सके और ऐसा कर सके कि इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट जो है ना, इसमें रिस्क जो है, जिस तरीके का रिस्क निकलते आ रहा है वो रिस्क कम हो जाए और इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ सके। तो मेनली आप लोग देखो कि शॉर्ट टर्म मेजर्स लेने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो एमएसएमई पे फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको पता है कि ये एक ऐसा सेक्टर है जो हमारे देश में 30% से ज़्यादा जीडीपी भी कंट्रीब्यूट करता है। यहाँ पे 40% से ज़्यादा जो है ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। 40% से ज़्यादा जो हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं वो एक्सपोर्ट यहाँ से होता है। साथ ही 30% से ज़्यादा जो है टोटल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो हमारे कंट्री का है वो यहीं से आपका निकल कर आता है। तो एक अकेला एक ऐसा सेक्टर है हमारे देश में जो कि बहुत सारी चीज़ों को बैलेंस करके चल रहा है। तो सरकार इसको इग्नोर नहीं कर सकती, इसके लिए ज़रूर ध्यान देना होगा। इसमें काफ़ी लोगों की ज़िंदगी यहाँ पे आपका जो है ये निर्भर करता है, हमारे देश का जो है एम्प्लॉयमेंट भी, हमारे देश का ग्रोथ भी डिपेंड करता है। तो ये सारे कुछ शॉर्ट टर्म मेजर्स है, लेकिन इसी के साथ लॉन्ग टर्म मेजर्स भी लेने की ज़रूरत है कि आगे आने वाले दिनों में भी हम लोग बेटर तरीके से रिकवर कर पाए। तो देखिए हम लोग की जो डिमांड है वो डिक्लाइन हो रही है और इसको एड्रेस करने की ज़रूरत है, और कैसे हम लोग इस जितना भी क्षति हुआ है, जितना भी नुकसान हुआ है, उससे हम लोग रिकवर कैसे कर सके, ये जल्दी से जल्दी हम लोग को करना होगा। तो यहाँ पे एक कॉम्प्रिहेंसिव एम्प्लॉयमेंट स्ट्रैटेजी लाने की ज़रूरत है, जिससे कि हमारे देश में जॉब निकल कर आ सके। वैकेंसी लाइए, बच्चों को जॉब दीजिए, गवर्नमेंट जॉब हो, प्राइवेट जॉब हो, इनफॉर्मल हो, फॉर्मल हो, ये फ़र्क नहीं पड़ता है, बस लोगों को जॉब देने की ज़रूरत है। कुछ की सेक्टर से जहाँ पे प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की ज़रूरत है। सप्लाई लाइन को फिर से हम लोग को इस्टेब्लिश करना है और लोगों की जो डिमांड है उस चीज़ को वापस लाना है। इकॉनमी बेटर वही होता है ना जहाँ पे सप्लाई और डिमांड जो है वो बेटर तरीके से चलता है। ये दोनों में बैलेंस होना चाहिए, यानी कि लोगों में डिमांड होना चाहिए, तभी उस तरीके का सप्लाई होगा। एक भी चीज़ अगर यहाँ पे मिसमैच हो जाता है ना, तो वो उस कंट्री में आप देखो कि इकॉनमी ग्रोथ बेटर नहीं हो पाता है। तो हम लोग को ज़रूरत है कि एक नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी हो हमारे यहाँ, जिसमें कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के बारे में सोचे, वो भी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में, और साथ ही साथ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में भी हमारी जो फैसिलिटीज़ है वो हम लोग यहाँ पे बढ़ा सकें।
साथ ही साथ जो डिजिटल इकॉनमी है उसकी भी पोटेंशियल को हम लोग को यहाँ पे टैप करना होगा, जिससे कि मास एम्प्लॉयमेंट निकल कर आ सके। इट मीन्स कि जो इनफॉर्मल वर्कर्स है उनको यहाँ पे इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है फॉर्मल सोशल प्रोटेक्शन से, जिससे कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो जॉब क्रिएशन है वो हम लोग डिजिटल सेक्टर्स में भी बढ़ा सकते हैं। तो देखिए ऐसा बहुत अच्छी तरीके, मुझे ये चीज़ बहुत अच्छा लगा कि वर्क फ्रॉम होम का भी अब जो है हमारे देश में प्रोविज़न निकल कर आ चुका है। काफ़ी लोग जो है अब इस चीज़ से जो है काफ़ी अच्छे तरीके से वो सेटल हो चुके हैं, कंफर्ट हो चुके हैं। और इवन बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं ना जो वर्क फ्रॉम होम को परमानेंट करने जा रही है, कि जो लोग अपने घर से काम करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, जो ऑफिस आना चाहते हैं आ सकते हैं। तो इससे देखिए ऑफिस को भी फ़ायदा है, लोगों को भी फ़ायदा है, और महिलाओं को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। वर्क फ्रॉम होम तो मुझे नहीं लगता कि कोई मेल पर्सन इसको ऑप्ट करेंगे, बट वीमेन के लिए ये बहुत अच्छा है कि वो घर में रह के घर का भी ख्याल रखें और साथ ही साथ अपने जो है वो अपने पैरों पे भी खड़े रहें। तो इस चीज़ को हम लोग को बढ़ाने की ज़रूरत है कि अगर कल को फिर से ऐसी सिचुएशन अराइज़ होती है, भगवान करे ना हो, बट फिर भी हम लोग यहाँ पे रेडी रहेंगे, और ये एक बेटर ऑप्शन भी होगा लोगों के लिए कि वो अपने कंफर्ट जोन में रहकर काम करें। साथ ही साथ आप देखो री स्किलिंग और अप स्किलिंग जो वर्कर्स का होता है ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि हम लोग जो लेबर की डिमांड है वो चेंज कर सकते हैं बहुत सारे सेक्टर्स में, और ऑक्यूपेशन भी यहाँ पे चेंज हो सकता है। सबसे पहली बात होती है ना कि लोगों को स्किल करना, और री स्किल स्किल करने की बात क्या होती है कि जैसे मान लीजिए कोई एग्रीकल्चर सेक्टर्स में जो है खेती कर रहे हैं, इनको सर्विस सेक्टर्स में जाना है, तो ऑब्वियस है कि पहले सर्विस सेक्टर का स्किल उनको उनको देना होगा, उनको समझाना होगा, बताना होगा, तैयार करना होगा, तभी वो इस सेक्टर में आकर काम कर सकते हैं। तो री स्किलिंग की भी प्रोविज़न होना चाहिए कि लोग कंफर्ट हो कि वो एक जॉब छोड़कर दूसरे जॉब में जा सकते हैं, उनके पास ऐसा भी प्रोविज़न होना चाहिए। एक ही जॉब में वो फंसे ना रहे, ऐसा भी उनके पास जो है इस तरीके की मजबूरी नहीं होनी चाहिए। तो ये कुछ लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज़ है जो कि हम लोग को सोच के समझ के चलना होगा। अब देखते हैं कि इंडिया की जो अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस स्कीम है ना, इसमें क्या प्रॉब्लम है। चलिए देखते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस स्कीम भी है। तो हमारे यहाँ कोई भी यूनिफॉर्म सेंट्रलाइज्ड स्कीम अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस का है ही नहीं, यानी कि जो लोग बेरोजगार हैं उनके लिए कैसे यहाँ पे इंश्योरेंस हो सकता है। तो इसके लिए कोई भी चीज़ हमारे यहाँ नहीं है। एक एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है, ESIC एम्प्लॉयज़ कहते हैं। स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 है, जिसमें 2 अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। सबसे पहले राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना है, और सेकंड यहाँ पे अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना है। तो ये 2 यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट देखने को मिलेगा। साथ ही अगर हम लोग एक एक बात करें यहाँ पे तो ये 2 स्कीम के बारे में आप देखो कि राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना है और अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना है। तो इन दोनों में भी अगर हम लोग देखें तो 2 ऐसा मेजर रीज़न है जो कि फॉल्टी बताया गया है। यानी कि अगर हम लोग देखें तो ये सिर्फ ऐसे वर्कर्स के ऊपर एप्लीकेबल है जहाँ पे 10 से भी कम लोग जो है एम्प्लॉयज़ हैं। यानी कि ये लार्ज पार्ट ऑफ वर्कफोर्स को जो है रेस्ट्रिक्ट करते हैं कि वो इस फैक्ट्री में काम ना करें। और अदर सेक्टर्स में देखें जहाँ पे एडुकेट जॉब सिक्योरिटीज़ भी नहीं है। तो सबसे पहले तो इन दोनों की ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा, आप बेनिफिट अगर इसके ऊपर आप देखो कि जो यहाँ पे राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना के तहत जिनको बेनिफिट मिलेगा वो सिर्फ यहाँ पे 12 मंथ्स के पीरियड तक का ही 12 मंथ्स के पीरियड तक का ही यहाँ पे सिर्फ बेनिफिट मिलेगा, यानी कि 1 साल के लिए। इंटायर जो इंश्योरेबल पीरियड है उससे बस 1 साल के लिए ही यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। तो बताइए कि इन दोनों स्कीम का होने से क्या फ़ायदा है। ऐसा इंश्योरेंस होता है क्या कि जहाँ पे सिर्फ वैसा फैक्ट्री जहाँ पे 10 लोग ही एटलीस्ट काम कर सके, और दूसरा कि लोगों को यहाँ पे इंश्योरेंस भी देना है। तो अगर आप 30 साल काम कर रहे हो तो 1 ही साल आपको यहाँ पे इंश्योरेंस का जो है आपको फैसिलिटी मिलेगा। तो क्या फ़ायदा है, ऐसे होने से ना होना ही बेटर है। तो आप समझ सकते हो कि हमारे यहाँ कोई एक अच्छा और सेंट्रलाइज्ड स्कीम अभी तक अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस का है नहीं। तो ये सारे कुछ यहाँ पे हमने देखा बेसिक चीज़ें जो कि अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है। आइए मैं इसको जो है समराइज़ कर दूं कि हम लोग यहाँ पे क्या क्या चीज़ पढ़े हैं। सबसे पहले ILO की रिपोर्ट है। जब भी अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कुछ लिखने आएगा तो आप आराम से लिख सकते हो कि लास्ट 3 डिकेड में 7.11% से हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो बढ़ चुका है। पहले क्या था, यानी कि ट्रेडिशनल क्या क्या ऐसा रीज़न है जिसके कारण अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिला है। सो दीज आर द रीज़न, बट कोविड-19 के बाद और भी रीज़न हमारे यहाँ बढ़ चुके हैं, जिससे कि यहाँ पे जो है हमारे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती गई है। फिर क्या इससे इम्प्लीकेशन है, तो ये सारी चीज़ें हमने देखा। क्या मेज़र सरकार के द्वारा लिया गया है, ये सारी चीज़ हम लोग देखें। उसके बाद क्या यहाँ पे हमारे यहाँ कुछ इंश्योरेंस है कि नहीं, वो सारी चीज़ें हम लोग देखें। साथ ही यहाँ पे आप देखो कि शॉर्ट टर्म मेज़र और लॉन्ग टर्म मेज़र क्या लेना चाहिए, तो ये चीज़ें हम लोग ने डिस्कस की। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट आते हैं लैंड बैंक्स के बारे में समझते हैं। तो चलिए लैंड बैंक्स के बारे में देख लेते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों है और ये है क्या।
तो डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट और पब्लिक एसेट मैनेजमेंट है जिनके द्वारा फाइनलाइज़ किया गया है कि हमारे यहाँ लैंड बैंक कंपनी की स्ट्रक्चर कैसी होने वाली है, क्या क्या टास्क यहाँ पे होगा, यानी कि जितने भी लैंड पार्सल है उसको उसके साथ कैसे, मतलब कि उसको कैसे बेचा जाएगा जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के द्वारा ओन किया गया है और पब्लिक सेक्टर्स कंपनी के द्वारा ओन किया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं कि न्यूज़ में और बातें क्या है। एक्चुअली प्रपोजल रखा गया है जो कि यहाँ पे कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के सामने था, जो कि ये अप्रूव कर दिए हैं। साथ ही ये कैनेडियन मॉडल है जिसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं और लैंड स्पेशल पर्पस व्हीकल है जो कि यहाँ पे सेटअप किया जाएगा कंपनीज़ के जैसा। तो कंपनी जो है वो एक्सपेक्ट कर रही है कि यहाँ पे उनको एक एसेट यानी कि डेवलप किया जाएगा, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का जो एसेट है ना उसको उस तरीके से जो कि रेवेन्यू जनरेटिंग प्रोजेक्ट होगा। बेसिकली इस तरीके का जो आपका लैंड से रिलेटेड जो भी प्रोजेक्ट लाया जाता है उसमें यही है कि आपका रेवेन्यू जनरेट करने का यहाँ पे मसला रहता है। तो देखते हैं कि बातें क्या की जा रही है। जो स्पेशल पर्पस व्हीकल है इसमें आप देखो कि एक्सपर्ट होंगे जो कि किसी भी तरीके से लैंड से रिलेटेड जो डिस्प्यूट होंगे ना उसको रिजॉल्व करेंगे। साथ ही देखते हैं, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि एक्चुअली लैंड बैंक कहते किसको है। लैंड बैंक एक गवर्नमेंटल ये एंटिटी है, या फिर आप लोग इसको नो प्रॉफिट कॉरपोरेशन कह सकते हैं, नॉन प्रॉफिट कॉरपोरेशन। यानी कि ऐसी यहाँ पे कंपनीज होती है जो कि प्रॉफिट के बेसिस पे काम नहीं करती है, जिससे आप देखो कि बहुत सारे जो वैकेंट प्रॉपर्टी है, यानी कि जो खाली ज़मीन है, खाली यहाँ पे आपका जो जितना भी प्रॉपर्टी है उसको मैनेज किया जाएगा और समहाउ उसको डिस्पोज किया जाएगा, जिससे कि जो वैकेंट प्रॉपर्टी है ना उसको फिर से रीडेवलप कर सके और उसका आगे चलकर एक प्रोडक्टिव यूज़ हो। मान लीजिए कि आप लोग बहुत सारे ऐसे भी ज़मीन देखे हो जो कि कोई काम का नहीं होता है, वहाँ पे ना किसी की ज़मीन होती है, ना कोई खरीदता है उसको, ना कि वहाँ पे कुछ हो सकता है। तो बेसिकली वैसे वैसे जगहों को जो है एक लैंड बैंक बनाया जा रहा है जो कि गवर्नमेंट की इंटिटीज़ है वैसे है। उसमें क्या होगा कि उस तरीके की ज़मीन को लिया जाएगा और उसमें सरकार कुछ रिप्रोडक्टिव काम करने का कोशिश करेगी, यानी कि प्रोडक्टिव हो, आगे चलकर उस तरीके की ज़मीन पे कुछ यूज़ हो। अब हम लोग देखें तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पे बैंक लैंड जो है वो 1990s में ही स्टार्ट कर चुके थे। पर्टिकुलरली जो हमारे यहाँ पे 1991 में एलपीजी रिफॉर्म हुआ था ना, तो उसी समय से ये चीज़ें देखने को मिली थी। तो बहुत सारे जो इंडियन स्टेट है उनके पास तो ऑलरेडी आप देखो कि एक साइजेबल लैंड बैंक है, या फिर वो इस तरीके के प्रोसेस में थे कि वो अपने यहाँ भी जो है एक लैंड बैंक क्रिएट करेंगे। फिर आगे चल के नीति आयोग की स्ट्रैटेजी बनी जो कि आप जानते हो कि न्यू इंडिया एट द रेट 75 है। 75 साल जब हमारे इंडिपेंडेंस के हो जाएंगे तो कहा जा रहा है कि एक न्यू इंडिया के तरह हम लोग अपने देश को देखेंगे, जिसमें यही सजेस्ट किया गया था कि जोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम को यूज़ करते हुए यहाँ पे जितने भी मैप्स होंगे ना वो सारे लेवल के मैप होंगे, जो कि एक प्री अप्रूव्ड लैंड बैंक यहाँ पे बनाया जाएगा, जो कि मेनली यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ के लिए होगी। मान लीजिए कोई भी कहीं पे ज़मीन है ये खाली पड़ा है, तो अच्छा है ना कि यहाँ पे एक इंडस्ट्री बना दो, इंडस्ट्री सेटअप कर दो, या फिर कोई भी तरीके का बिजनेस सेटअप कर दो जिसमें कुछ भी चीज़ मैन्युफैक्चर हो रहा है। जैसे आप देखो कहीं दवाई मैन्युफैक्चर हो रही है, कहीं पे जो कपड़े वगैरह है वो मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। तो इस तरीके से जो है अगर मैन्युफैक्चरिंग होगा यहाँ पे, अगर इंडस्ट्री सेटअप कर दिया जाएगा, कुछ भी यहाँ पे चीज़ें बनाई जाएगी, मान लीजिए पीपीई किट ही बनाया जा रहा है, तो बहुत सारे लोगों को यहाँ पे जो है जॉब भी मिलेगा, बहुत सारे लोगों को स्किल्स भी दिया जाएगा, बहुत सारे लोग यहाँ पे काम करेंगे, अर्न करेंगे, हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बूस्ट हो पाएगा, हमारे देश में हमारा मेड इन इंडिया जो है वो सामान बिकेगा, हमारा यहाँ पे जीडीपी बढ़ेगा, हमारे यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगा। तो ऑब्वियस है कि खाली ज़मीन रखने से बेटर है कि उसमें इस तरीके का काम कर लो कि आगे चलकर हमारी इकोनॉमी में वो ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सके। अब देखिए कि लैंड बैंक का जो कॉन्सेप्ट है इससे क्या बेनिफिट है। यही चीज़ है जो मैं अभी बताई कि एक अच्छा खासा जो है ज़मीन का इस्तेमाल हो जाएगा। अगर टोटल लैंड एरिया का देखें तो 2.4% जो है वो पूरे वर्ल्ड में है, और इंडिया यहाँ पे 18% जो है वर्ल्ड की पॉपुलेशन सपोर्ट करती है। तो हमारे यहाँ की जो है आप देखो कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण हमारे यहाँ ज़मीन जो है ना वो एक बहुत ही ज़्यादा स्कार्स रिसोर्स कहा जाता है कि ज़मीन की बहुत कमी है। क्योंकि आपको पता है कि हमारे देश के लोग जो है ना थोड़ा बहुत भी पैसा कमा लेते हैं तो उनको लगता है कि प्रॉपर्टी बनाने का सबसे बेस्ट जरिया है कि ज़मीन खरीद लो। और ऑब्वियस है भी कि आज के डेट में जो आप ज़मीन खरीद रहे हो उसका आप 10 साल के बाद 20 साल के बाद देखोगे तो वो रेट जो है ना 3-4 टाइम्स आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका होता है हमारे देश में प्रॉपर्टी बनाने का। इसलिए लोग क्या करते हैं ना कि ज़मीन खरीदते हैं, और फिर आप देखो कि बहुत सारे जो पेरेंट्स होते हैं वो ज़मीन बेचकर अपने बच्चों को यूपीएससी की प्रिपरेशन कराते हैं, ज़मीन बेचकर जो है अपनी बच्चियों का शादी कराते हैं, ज़मीन बेचकर जो है अभी आपने देखा था कि कोविड-19 में कितने लोग थे जो कि अपने घर को गिरवी में रख दिया, अपने ज़मीन बेचकर वो लोग जो है ट्रीटमेंट कराए। तो ये एक अच्छा प्रॉपर्टी कहा जाता है कि सेफ प्रॉपर्टी है, जिसको टाइम आने पर अगर इन्वेस्ट करना हो, कहीं पैसे अगर लगाना हो तो यहाँ से दिया जा सकता है। तो हमारे देश में जो है पॉपुलेशन ज़्यादा है, जिसके कारण जो है हम लोग को ज़मीन कम देखने को मिलता है। लैंड बैंक क्या है ना कि एक बेटर यूटिलाइजेशन
सोल्यूशन यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। जितने भी अनयूज्ड जो गवर्नमेंट की लैंड है, सरकार की जो ज़मीन है, बहुत जगह आप देखने को मिलेगा कि दूर तक सरकार की ज़मीन होती है जिसमें कोई भी तरीके का काम नहीं होता है सरकार के द्वारा। तो यहाँ पे कहा गया है, और इसमें आप देखो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में भी आपका जो है सरकार का ज़मीन होता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात है। और अगर आप एक डेटा देखोगे तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि 52% टोटल जो है ऐसा खाली ज़मीन है सरकार का। तो कितना बड़े पैमाने पे जो सरकार की ज़मीन है वो खाली पड़ी है जिसमें कोई भी काम नहीं हो रहा है। तो बेटर है ना कि उसको बेटर तरीके से यूज़ करें। तो ऑब्वियस है कि अगर लैंड बैंक बनाया जाएगा ना, तो यहाँ पे ज़मीन का जो इस्तेमाल है वो अच्छे तरीके से हो पाएगा। तो ये तो पहला बेनिफिट है। सेकंड बेनिफिट क्या होगा कि आप जानते हो कि सरकार की ज़मीन डिस्पोज करने में बहुत डिले लगता है, बहुत देर होता है। तो ये क्यों होती है? क्योंकि हमारे पास जो है सही तरीके से लैंड रिकॉर्ड नहीं है, साथ ही एक सिंगल कॉम्प्रिहेंसिव लैंड डेटाबेस नहीं है, एक ऐसा जगह नहीं है जहाँ पे हम लोग जितनी भी ज़मीन है सरकार की उसकी एक डेटाबेस हो। डेटाबेस कहने का क्या मतलब होता है कि सारे जितने भी लैंड की डेटाज है ना वो एक जगह इकट्ठा हो। तो ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है हमारे यहाँ। साथ ही आप देखो कि ट्रेड यूनियन से अपोजिशन होते रहता है, गलत तरीके से इंक्रोच करते हैं। सरकार की भी मंशा आप लोग जानते हो कि कई बार देखने को मिलता है कि गलत तरीके से सरकार जो है ना दूसरे की ज़मीन भी हड़पते हैं, और साथ ही कोऑर्डिनेशन की कमी देखने को मिलती है बहुत सारे मिनिस्ट्रीज़ के बीच में। तो एक अगर डेडिकेटेड लैंड बैंक होगा ना, तो ये टाइम बाउंड डिस्पोज कर पाएंगे जो भी अनयूटिलाइज्ड लैंड है। तो इससे हमारा सेकंड बेनिफिट यही है कि सरकार के काम में जो डिले होता है वो काम जो है अब टाइम पे हो पाएगा लैंड बैंक के हेल्प से। थर्ड है कि इकोनॉमिक ग्रोथ हमारा बूस्ट हो पाएगा। अगर चाइना की तरफ से कुछ एविडेंस है, तो सबूत के हिसाब से देखें तो ये बताया जा रहा है कि जो ज़मीन का कंट्रीब्यूशन है इकोनॉमिक ग्रोथ में 2001 से लेकर तो 1 से लेकर 9 के बीच में, जो कि ये एक ऐसा पीरियड था ना जिसमें कि 26% से ये स्टैगर हो चुका था, यानी कि रुक चुका था इन टर्म्स ऑफ जीडीपी ग्रोथ। यानी कि आप देखो कि अगर अच्छा खासा जो है हम लोग लैंड को कंट्रीब्यूट करें, तो ये चीज़ें बताई गई है कि ज़मीन का अच्छे से इस्तेमाल करने से क्या होगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ में जो है आपका बूस्ट आएगा, साथ ही इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी। अगर हम लोग अकॉर्डिंग टू द सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च स्टडी के हिसाब से देखें तो ये बताया जा रहा है कि 7.7 मिलियन जो लोग हमारे देश में रह रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होते हैं जिस तरीके से लैंड डिस्प्यूट निकल कर आता है। 2.5 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ लैंड जो है ना वो आज के डेट में भी इतना थ्रेटन है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आप देखो तो कितने का होगा, $200 बिलियन तक का होगा। लेकिन फिर भी आप जो देखते हो कि ज़मीनी विवाद में जो लोग फंसे रहते हैं उसी कारण हमारे जो है 7.7 मिलियंस तक लोग जो है इसी विवाद में फंसे हुए हैं। तो आप देख सकते हो कि ये नंबर कितना ज़्यादा है, ये नंबर कितना बढ़ा हुआ है। तो इस तरीके से जो है हमारे लोग जो है इतना ज़्यादा परेशान रहते हैं। वहीं अगर हम लोग लैंड बैंक की यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं, इसको कहा जा रहा है कि ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है जो कि फ्री और इजी एसेसिबल कराएगा सारे रिलेटेड इंडस्ट्रियल इन्फॉर्मेशन का। जो भी यहाँ पे इन्वेस्टर्स अगर इन्वेस्ट करना चाहेंगे तो उनको अच्छा खासा जो है डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प मिलेगा और उनको इन्फॉर्म भी अच्छे तरीके से किया जाएगा। तो इससे हमारा इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा। साथ ही ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की अगर हम लोग बात करें तो जैसे कि इस कानून के बारे में हम लोग बात करेंगे, LARR एक्ट है इस बॉक्स में दिया गया। पहले इसको समझने का कोशिश कीजिए। सबसे पहली बात, ईज़ ऑन डूइंग बिजनेस, जो कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा एक रिपोर्ट है जो कि हर साल यहाँ पे रिलीज़ की जाती है, और इसमें यही दिखाया जाता है कि कितना ज़्यादा कौन देश में जो है बिज़नेस करना आसान है। तो आपको बताना है कि 2020 में हमारे यहाँ पे क्या रैंक है। और सेकंड चीज़ कि यहाँ पे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में टोटल 10 इंडिकेटर्स है, तो आपको किसी 2 इंडिकेटर का नाम बताना है। ये याद होना चाहिए, लास्ट 2 टाइम जो है यूपीएससी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ चुकी है, क्योंकि आप जानते हो कि इसके ऊपर मोदी जी के द्वारा कितना ज़्यादा फोकस दिया गया है। तो जो भी मोदी जी जो है मन की बात में जितने भी बातें करते हैं ना, वो सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको सुना कीजिए क्योंकि क्वेश्चन उससे कहीं ना कहीं बनते हैं। तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करूँ तो हमारे देश में आपको पता है कि वन ऑफ द इंडिकेटर है जिसमें कि लैंड एक्विजिशन की भी बात की जाती है। और लैंड एक्विजिशन का जो फंडा है हमारे देश में वो बहुत ज़्यादा स्लो है, यानी कि इतना स्लो प्रोसेस है जिससे कि बहुत सारी कंपनियाँ, बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है वो हमारे देश से भाग जाती है। उसी में से एक वेदांता का बॉक्साइट माइनिंग प्रोजेक्ट है जो कि उड़ीसा की नियामगिरी जगह पे ये आपका प्रपोज किया गया था। टाटा मोटर्स की प्रोजेक्ट है जो कि सिंगुर यानी कि वेस्ट बंगाल में ये प्रपोज किया गया था। ये सब कैंसिल हो गया क्योंकि लैंड इशू को लेकर, एक तो ज़मीनी विवाद होता है, ऊपर से ज़मीन मिलना ये बहुत ज़्यादा डिस्प्यूटेड है। तो ये सारी चीज़ें आप समझ सकते हो कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो कितना ज़्यादा खतरनाक हमारे लिए हो चुका है। जब ज़मीन मिलेगा नहीं तो लोग अपने बिजनेस कैसे स्टार्ट करेंगे, इन्वेस्टर्स कैसे इन्वेस्ट करेंगे। तो इसलिए ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए हमारे यहाँ ये लैंड बैंक जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अदर बेनिफिट भी यहाँ पे कहा जा रहा है। अच्छा हाँ, ये भी चीज़ें बताई गई है कि नीति आयोग की जो स्टडी की गई है उनके द्वारा ये बताया गया है कि हमें अपने यहाँ आर्बिट्रेशन को
और ज़्यादा मजबूत करना होगा। आर्बिट्रेशन का क्या काम है कि यहाँ पे एक थर्ड पार्टी होते हैं जिसको आर्बिट्रेटर कहा जाता है, और अगर मान लीजिए कोई कंपनी है, कोई यहाँ पे पीपल है, इनके बीच में अगर ज़मीन को लेकर वाद विवाद हो गया, तो ये जो आर्बिट्रेटर होते हैं ये कानूनी तौर पे जो है सलाह मशवरा कराते हैं और एक सॉल्यूशन तक लेकर आते हैं। तो इसलिए कहा गया है कि ठीक है, हमारे यहाँ वाद विवाद तो होगी ही रहेगी, क्योंकि हमारे यहाँ पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है, हमारे यहाँ डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा है, लोगों की थिंकिंग इतना ज़्यादा है, तो ये सारी चीज़ें जो है एक आम बात है। लेकिन फिर भी अगर डिस्प्यूट हो रहा है तो उसका सॉल्यूशन भी होना चाहिए। एक आप कहते हो कि जो रिड्रेसल मैकेनिज्म है वो तो यहाँ पे होना चाहिए। तो इसी तरीके से ये भी कहा गया है। अदर बेनिफिट भी आप देख सकते हो कि सबसे पहली बात है कि लैंड मार्केट ट्रांजेक्शन में ट्रांसपेरेंसी निकल कर आएगी, नो डाउट। साथ ही साथ कंसोलिडेटेड लैंड भी अवेलेबल हो पाएंगे, और जो जुडिशरी के ऊपर बर्डन है वो कहीं ना कहीं कम हो पाएगा। ज़मीनी विवाद आप देखते हो कि लोग जो है उठ के हाई कोर्ट चले जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, सब कोऑर्डिनेट कोर्ट चले जाते हैं, जो कि ऑलरेडी उनके यहाँ केसेस जो है बहुत ज़्यादा पेंडिंग है। तो उनके सर पे और ज़्यादा जो है केसेस नहीं दिया जाए, इससे क्या है कि इनकी जो बर्डन है वो कम हो पाएगा। एक अच्छा खासा जो है इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग जो है बहुत सारे स्टेक होल्डर्स के साथ यहाँ देखने को मिलेगा। सो दीज आर द बेनिफिट्स जो कि कहा जा रहा है कि हाँ यहाँ पे मिलने वाला है। लेकिन इस कानून के बारे में समझते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो चुका है। राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहैबिलिटेशन एंड सेटलमेंट एक्ट है 2013 का। एक्चुअली ये हमारे अंग्रेज़ के ज़माने का एक कानून था कि लैंड एक्वायर कैसे करना है, तो ये 1894 का था। उसको रिप्लेस करके ये नया कानून हमारे यहाँ 2013 में लाया गया। इस कानून में सबसे अच्छी बात ये रखी गई कि सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट देखा जाएगा, उसके थ्रू जो है पूरा मैप किया जाएगा कि वहाँ पे अगर लैंड एक्वायर किया जा रहा है तो लोगों को कितना इम्पैक्ट हो रहा है। जैसे आप देखो कि कोई एक पर्टिकुलर ज़मीन होता है, समटाइम्स देखने को मिलता है आगे चलकर कि यहाँ पे कुछ डैम बनाना ज़रूरी है, या फिर यहाँ पे रोड बनाना ज़रूरी है, हाईवे बनाना ज़रूरी है, पुल बनाना ज़रूरी है, या फिर मान लीजिए कि कोई और भी मॉल बनाना ज़रूरी है, थिएटर बनाना ज़रूरी है, या फिर रेस्टोरेंट बनाना ज़रूरी है। तो ये सारा काम करने के लिए जो है ना, मान लीजिए कि ये जो लैंड है यहाँ पे जो लोग अपना रह रहे हैं, डेली डेली का उनका अपना लाइवलीहुड है, उनका अपना अर्निंग पैटर्न सब कुछ है यहाँ पे, तो उनको अगर यहाँ से डिस्प्लेस किया जा रहा है जस्ट बिकॉज क्योंकि इस तरीके की काम यहाँ पे डेवलप करनी है, तो उसको डिस्प्लेस करके कहीं और जगह ले जाया जा रहा है, तो उनको प्रॉपर रीसेटलमेंट करना है। यानी कि जैसी उनकी दिनचर्या यहाँ पे चल रही थी वैसे ही उनको दूसरी जगह अगर दिया जा रहा है, तो प्रॉपर उनके लिए शेल्टर होना चाहिए, प्रॉपर जिस तरीके से उनकी लाइवलीहुड थी उस तरीके से चलना चाहिए। बट रिहैबिलिट करने की भी ज़रूरत है। मान लीजिए कि यहाँ पे रहकर कोई एक तरीके का काम कर रहे हैं जिससे कि उनको 10,000 पर मंथ मिल रहा है, और यहाँ पर जाकर जो है ये एक तरीके का काम जो है अवेलेबल नहीं है, तो वो दूसरा ऑक्यूपेशन ढूंढेंगे, बी तरीके का काम देखेंगे। लेकिन बी तरीके का काम करने के लिए स्किल की ज़रूरत होती है, कोई भी काम करने के लिए स्किल की ज़रूरत होती है कि नहीं? तो वो स्किल इनको प्रोवाइड किया जाना चाहिए, री स्किल की फैसिलिटी भी होनी चाहिए। ये चीज़ें कही जा रही है कि एक प्रॉपर जो है ना यहाँ पे रिहैबिलिटेशन और सेटलमेंट की बात की जा रही है। साथ ही साथ सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट भी करना है, यानी कि जितने भी प्रोजेक्ट हमारे देश में आ रहे हैं, कोई भी तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है, तो वहाँ अगल बगल रहने वाले लोगों के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। क्या उससे पोल्यूशन ज़्यादा होगी तो उस तरीके के प्रोजेक्ट को कैंसिल कर देना है, क्या वहाँ के लोगों को बेनिफिट होगा, क्या वहाँ के लोगों को उससे जो है और भी ज़्यादा और भी तरीके का यहाँ पे बेनिफिट होगा, तो अच्छी बात है। तब यहाँ पे पूरी तरीके से असेसमेंट किया जाएगा, तभी उस तरीके के प्रोजेक्ट को जो है आगे बढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जो सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट जो है ये मैंडेटरी होगा सारे प्रोजेक्ट के लिए, सारे प्रोजेक्ट के लिए। बस कुछ एक्सेप्शन भी है कि केसेस ऑफ अर्जेंसी या फिर इरिगेशन प्रोजेक्ट है जहाँ पे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जो है रिक्वायर्ड है, कि इस तरीके के प्रोजेक्ट से हमारे इन्वायरमेंट में क्या इम्पैक्ट होगा, तो वहाँ पे ये एक एक्सेप्शन रखा गया है। सेकंड यहाँ पे कहा गया है कि सारे एक्विजिशन जो है रिहैबिलिटेशन और रीसेटलमेंट के साथ करना है। एंड थर्ड पॉइंट यही है कि कंपनसेशन भी यहाँ पे ओनर को देना है। कोई भी ज़मीन अगर किसी ओनर से ले रहे हैं, मान लीजिए कि ग्रामीण क्षेत्र में ले रहे हैं, तो सरकार को वहाँ पे जो है ना 4 टाइम्स ज़्यादा कॉम्पनसेशन देना है। मान लीजिए कि लैंड का प्राइस है 10 लाख, और यहाँ पे सरकार अगर इस तरीके से ओनरशिप जो भी यहाँ पे मालिक है ओनर से अगर ले रहे हैं, तो सरकार को यहाँ पे 4 टाइम्स ज़्यादा यानी कि 40 लाख तक का यहाँ पे कॉम्पनसेशन देना है इसके बदले में। वहीं अगर शहरी क्षेत्र में ले रहे हैं तो 2 टाइम्स ज़्यादा देना है, यानी कि 20 लाख तक का कॉम्पनसेशन देना है। तो कॉम्पनसेशन की भी बात बहुत अच्छी है। इस कानून में एक मैंडेटरी कंसेंट ये भी है कि अगर कोई भी यहाँ पे लैंड एक्वायर हो रहा है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट के लिए, तो वहाँ पे 70% तक की कंसेंट लैंड ओनर का होना चाहिए। साथ ही अगर कोई प्राइवेट कंपनीज़ के लिए लैंड एक्वायर किया जा रहा है तो 80% तक का कंसेंट जो है वो यहाँ पे लैंड ओनर का होना चाहिए। तो ये सारी प्रोविज़न है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि लैंड बैंक जो है वो कॉन्सेप्ट हमारे देश में नया नहीं है, उसको इम्प्लीमेंट करने के बारे में सोचा जा रहा है। तो उससे रिलेटेड जो भी कानून है ना वो यहाँ पर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है।
बट इतना अच्छा भी नहीं है। यहाँ पे कुछ कॉज ऑफ कंसर्न है, कुछ यहाँ पे लोगों की परेशानी है जो कि इंक्लूडेड है। जैसे आप देख सकते हो कि लैंड बैंक से जो है ओनरशिप और राइट का जो क्वेश्चन है वो बहुत अराइज होगा। मेनली अगर हम लोग देखें तो लैंड बैंक में क्या है ना कि एक कानूनी तौर पे जो है कोई भी ज़मीन को यहाँ पे एक्वायर करने का होना चाहिए, बट हमारे यहाँ जो है एक लैंड एक्वायर करने के लिए जो कानूनी यहाँ पे तरीका होता है ना उसकी कमी देखने को मिलती है। साथ ही आप देखो कि जो स्टेट गवर्नमेंट होते हैं वो लैंड बैंक बनाने के पीछे तो भाग रहे हैं, प्राइवेट और कॉमन लैंड को भी, लेकिन वो यहाँ पे जो लोगों की राइट है उसको यहाँ पे स्टेक पे लगाकर वो यहाँ पे इस तरीके का लैंड बैंक बनाने की बात कर रहे हैं। लीगल लूप होल्स भी होता है। अगर हम लोग फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980 के तहत देखें तो गवर्नमेंट को यहाँ पे ज़रूरत है कि वो यहाँ पे फॉरेस्ट क्लियरेंस करे और अप्रूवल यहाँ पे सेंट्रल इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा ले, जो कि किस तरीके से फॉरेस्ट लैंड को नॉन फॉरेस्ट पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि एक एरिया है जहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, जंगल है, अब इसको पूरा साफ करके यहाँ पे मॉल बनाना है, तो ये क्या हो गया, फॉरेस्ट एरिया को नॉन फॉरेस्ट एरिया में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो प्रॉपर क्या होता है कि कानून के हिसाब से सरकार को यहाँ पे क्लियरेंस लेना होगा और ये अप्रूवल जो है सेंट्रल इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री देगी। लेकिन फिर भी आपको देखने को मिलेगा कि इस तरीके का जो लैंड बैंक बनाया जा रहा है इस कानून के तहत, यहाँ पे ऐसा कोई भी प्रोविज़न नहीं है कि यहाँ पे कोई भी क्लियरेंस ले। इट मीन्स कि कोई भी जंगलों को साफ करके जो है ना उस ज़मीन पर अब सरकार जो है कुछ भी कंस्ट्रक्ट कर सकती है। साथ ही आप देखो कि आर्डर ऑफ जस्टिस इग्नोर किया गया है। देखिए, एक प्लानिंग कमीशन जो 2011 में थे ना, उनके द्वारा एक रिपोर्ट सबमिट किया गया और ये चीज़ कही गई भली भांति कि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे कम्युनिटीज़ हैं जिनके पास अपना खुद का ज़मीन नहीं है और ना ही आगे आने वाले दिनों में जो है वो ऐसा काम कर रहे हैं जिससे कि अपना खुद का ज़मीन वो खरीद सकते हैं। तो बेटर है ना कि सरकार के पास जितने अनयूज्ड ज़मीन है वो सारे ज़मीन को जो है ना यहाँ पे लोगों को, उस तरीके के लोगों को दे देना चाहिए जिनके पास ज़मीन नहीं है। तो ये क्या हो गया, एक आइडल ऑफ जस्टिस है। बट सरकार ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि सरकार को कोई फ़ायदा नहीं होगा। सरकार तो वो काम करेंगे जिससे कि सरकार की रेवेन्यू जनरेट हो पाए। तो इसलिए इस तरीके का आइडल ऑफ जस्टिस के अगेंस्ट में जाकर सरकार काम करती है और मेनली इस तरीके का काम करती है जिससे कि अल्टीमेटली उन्हीं के झोली में पैसे आ सके। साथ ही आप देखो कि इस तरीके का जो आपका लैंड बैंक लाया जा रहा है आगे चलकर इसमें कॉन्फ्लिक्ट होगा ही होगा। एक पोटेंशियल रिस्क देखने को मिल रहा है आगे इन्वेस्टमेंट का, जो कि इस तरीके का बैंक्ड लैंड में होगा तो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट झेलने को मिलेगा। साथ ही वन टाइम सॉल्यूशन की जो बात की जा रही है, तो इस तरीके के जो लैंड बैंक है ना ये ऑफर तो करते हैं वन टाइम सॉल्यूशन, लेकिन कंटिन्यूसली आप देखो कि वो यहाँ पे न्यू वैकेंट लैंड जो फाइंडिंग करने के चक्कर में रहते हैं वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ये भी एक अलग यहाँ पे आपको कॉज ऑफ कंसर्न देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, देखिए कुछ ऐसे भी प्रोजेक्ट होते हैं ना जिनको एक पर्टिकुलर जगह की ही ज़रूरत होती है, कुछ ऐसी ही जगह पे जो है कुछ ऐसे प्रोजेक्ट लगाए जा सकते हैं। मान लीजिए कि उस तरीके के प्रोजेक्ट में जो है वैसा ज़मीन नहीं मिला, तो फिर क्या करना होगा, तब तो यहाँ पे लैंड एक्विजिशन का प्रॉब्लम अराइज हो गया ना। तो काहे का वन स्टॉप सॉल्यूशन, समझ सकते हैं ना तो इसको क्यों वन स्टॉप सॉल्यूशन कहा जा रहा है, तो ये वाली प्रॉब्लम है। वे अहेड में बताया जा रहा है कि जितनी भी अभी हमने कॉज ऑफ कंसर्न देखी, कहने का मतलब है कि हमें इन सारे कॉज ऑफ कंसर्न में एक अच्छा खासा अटेंशन देने की ज़रूरत है। इट मीन्स कि रिफॉर्म की ज़रूरत है जिसमें कि आप देखो कि लैंड रिकॉर्ड जो है रिपोजिटरी होनी चाहिए, एक प्रॉपर डेटा होना चाहिए। इवन यहाँ पे जितने भी लैंड रिकॉर्ड है उसको डिजिटाइज़ कर देनी चाहिए। बहुत सारे हमारे स्टेट गवर्नमेंट है जो कि ऑलरेडी लैंड रिकॉर्ड को डिजिटाइज़ कर चुकी है, जिसमें कि मुझे महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश ये याद है। साथ ही सारे जो रिकॉर्ड है टाइटल से रिलेटेड उसको एक साथ इकट्ठे कर दीजिए। एक स्ट्रक्चर होना चाहिए कि कैसे टाइमली रिजॉल्व करे कोई भी अगर प्रॉपर्टी डिस्प्यूट अराइज हो रही है। साथ ही साथ आप देखो कि एक स्कीम आया है स्वामित्व स्कीम। अब ये स्वामित्व स्कीम आपको ये बताना कि इसमें कौन सी मिनिस्ट्री है, लेकिन मैं इसका एम बता देती हूँ कि स्वामित्व स्कीम क्या है ना कि अब यहाँ पे जो है एक कार्ड मिलेगा, जैसे आपके पास आधार कार्ड है ना, पैन कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, अब यहाँ पे आपका प्रॉपर्टी कार्ड मिलेगा। उस कार्ड में क्या होगा कि आपका बाकायदा रजिस्ट्रेशन होगा कि आपका कहाँ पे ज़मीन है। और मेनली ये पुअर पीपल्स के लिए किया जाएगा जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि सबसे ज़्यादा लड़ाई जो है वही लोग ज़मीन के लिए लेके लड़ते हैं। तो अब जाकर आगे जो है इस तरीके का लैंड डिस्प्यूट से जो है ज़्यादा आप देखो कि बहुत सारे केसेस अराइज होते हैं लोगों में, इस तरीके का जो है ना एक आप देखते हो कि बहुत प्रॉब्लम अराइज होती है। तो ये सारे प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन है। और जो गरीब लोग होते हैं, जो थोड़े से आप देखो कि अनअवेयर लोग होते हैं, उनको बहुत ठगा जाता है। उनकी ज़मीन जो है ना गलत तरीके से आप देखोगे कि उस गांव के जो मुखिया होते हैं उनके द्वारा हड़प भी लिया जाता है कई बार, जो आप देखते हो। तो गलत प्रैक्टिसेस बहुत ज़्यादा अपनाई जाती है। इसलिए सरकार के द्वारा स्वामित्व स्कीम लाया गया है जिसमें कि लोगों की अपनी जो है एक प्रॉपर्टी कार्ड होगी, जिसमें उनका डिफाइंड होगा कि हाँ ये ज़मीन जो है इतना एरिया का ज़मीन इनके पर्टिकुलर नाम पे है। ठीक है, तो ये चीज़ें होनी चाहिए। सेकंड आप देखो लैंड पुलिंग है, यानी कि इसको फर्दर जो है एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। अगर आप लोग देखो तो आंध्र प्रदेश में जो अमरावती डेवलप किया जा रहा है, तो सरकार के द्वारा 13,000 हेक्टेयर ऑफ लैंड को यहाँ पे आपका
प्रोक्योर किया गया था किससे, तो 25,000 फार्मर से। और इनके बदले में उनको क्या दिया गया था, तो एक स्मॉल पोर्शन ऑफ डेवलप्ड लैंड दे दिया गया था, जो कि आज आप देखो कि जितना वो पहले वर्थ नहीं था, वो आज की डेट में जो है वो काफ़ी ज़्यादा ये ज़मीन जो है उपजाऊ है और इससे किसान को काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। तो इस तरीके का आइडिया जो है हम लोग लार्ज स्केल में भी रेप्लिकेट कर सकते हैं, यानी कि इसको जो है हम लोग इस तरीके के आइडिया को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लैंड ओनर को भी यहाँ पे प्रॉमिस करना होगा अपने ओनरशिप के शेयर को लेकर, यानी कि इस ज़मीन में उनका उनका कितना इक्विटी है, वो ज़मीन के बदले कितना यहाँ पे देंगे। इसी तरीके से लैंड ओनर को भी जो है ना अपनी ज़मीन को इस तरीके से नहीं बेचना है, बट उनमें इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना है। ठीक है, तो इस तरीके का बात रखा गया है कि मेनली ज़मीन को लेकर, जो क्योंकि एक लैंड जो है ना बहुत सेंसिटिव इशू है हमारे देश में। और जैसे कि स्टार्टिंग में ही बोली कि इसमें लोग काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, उनकी प्रॉपर्टी लाखों 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 नहीं, मतलब कि कई सालों की कमाई जो है वो यहाँ पे रख देते हैं। तो इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग को भी इस एरिया पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है, जिससे कि कम से कम यहाँ पे डिस्प्यूट अराइज हो सके और हमारे देश का जो है वो तरक्की भी हो सके। ये सारी चीज़ें यहाँ पे सोच के चलनी है। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या स्टेप्स लिया जा रहा है लैंड बैंक के लिए। एक्चुअली अगस्त 2020 में नेशनल जीआईएस एनेबल्ड लैंड बैंक सिस्टम को लॉन्च किया गया था, जिसमें कि इंडस्ट्रियल इंफॉर्मेशन सिस्टम को इंटीग्रेट किया गया था यहाँ पे जीआईएस सिस्टम के साथ, और वो भी फर्स्ट फेज़ में जो है तो 6 राज्य थे फर्स्ट फेज़ में, सेकंड फेज़ में यहाँ पे 8 राज्य और जाके जुड़ गए। आज की डेट में अगर हम लोग देखें तो इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक पोर्टल है, यानी कि ये ऑनलाइन पोर्टल है जो कि जीआईएस एनेबल है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो डेटाबेस है, जितनी भी इंडस्ट्रियल एरिया है, क्लस्टर है हमारे देश में, और जो कि हमारा 3,350 पार्क्स या क्लस्टर से भी ज़्यादा है जो कि कवर कर रहे हैं। और इसके तहत आपको देखने को मिलेगा कि 4,75,000 तक का जो है यहाँ पे हेक्टेयर लैंड है, और वो भी 31 स्टेट और यूटीज़ मिलाकर है। इसका एम क्या है, इसका एम यही है कि लैंड से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे अवेलेबल हो, जो भी इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। साथ ही यहाँ पे जीआईएस मैपिंग होना चाहिए इंडस्ट्रियल क्लस्टर में, और साथ ही साथ आप देखो कि स्टेट की जो जीआईएस पोर्टल है उसके साथ ये लिंक करें। और उसके अलावा आप देखो इन्फॉर्मेशन जो है आज के डेट में जितना भी एक्सटर्नल इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि रोड है, रेल है, कनेक्टिविटी है, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे इस पोर्टल में आपको अवेलेबल कराया जाए। सो ये सारी चीज़ें हो गई हमारी इस टॉपिक के बारे में। आइए एक बार मैं समराइज़ कर देती हूँ कि लैंड बैंक की जो कॉन्सेप्ट है वो निकल कर आई है, और अभी देखते हैं कि इसके बारे में, इसको सेटल करने के बारे में सोचा जा रहा है। तो लैंड बैंक एक गवर्नमेंट की एंटिटी है या फिर नॉन प्रॉफिट कॉर्पोरेशन है, जो कि किस तरीके से जो खाली ज़मीन है उसको यहाँ पे मैनेज किया जाएगा, डिस्पोज किया जाएगा। ठीक है, और नीति आयोग का भी यहाँ पे कहना है कि हाँ, लैंड बैंक को जो है जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू जो है सारे ज़मीन को मैप करना है, जिससे कि बेटर तरीके से आगे आने वाले दिनों में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ के लिए इसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। लैंड बैंक का बेनिफिट क्या है कि ज़मीन अच्छे तरीके से यूज़ हो पाएगी, जो भी यहाँ पे गवर्नमेंट की जो लैंड को डिस्पोज करने का तरीका था वो बहुत डिले था, वो यहाँ पे एड्रेस हो पाएगा, हमारा इकॉनमिक ग्रोथ बूस्ट हो पाएगा, इन्वेस्टमेंट बूस्ट हो पाएगा, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस हो पाएगा, कुछ और भी यहाँ पे सेक्टर्स है जो कि यहाँ पे हमें फ़ायदा होगा। कंसर्न क्या है कि लैंड बैंक से जो है ओनरशिप और राइट्स का क्वेश्चन अराइज होगा, कानूनी तौर पे लूपहोल देखने को मिलता है, आइडियल ऑफ जस्टिस के अगेंस्ट में है, फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट निकल कर आएगा, वन टाइम सॉल्यूशन कहा जा रहा है। तो ये सारी बातें हम लोग ने कर ली। ओके, सो गाइस आज के लिए बस इतने ही रखते हैं, कल हम लोग फिर मिलेंगे सोशल स्टॉक एक्सचेंज के साथ। दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बट आज की लेसन आप लोग को कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट, कोई सजेशन है तो कमेंट करना ना भूलें, एंड मेक श्योर कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। कल मिलते हैं हम लोग इसी टाइम पे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।